हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे, राइट? यस सर। सर क्या बात है, आज फुल जोश के अंदर है। बिल्कुल, आज मौका ही ऐसा है दोस्तों। आज खास क्या है सर, हम लोग आज फर्स्ट 6 चैप्टर्स का दैट इज व्हाट इज आवर मॉड्यूल 1। आज उसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। क्या बात है। दिस रिवीजन इज गोना बी वेरी स्पेशल, क्योंकि अब अपना मॉड्यूल 1 क्लास में पढ़ के हो चुका है। अब यहां पे आप लोगों ने 2 घंटे 3 घंटे वॉट एवर द टाइम इट में टेक, आप लोगों ने क्या करना है, पूरा पूरा ये मेरे साथ रिवाइज करना है। और ये जो लेक्चर है ना मेरे बच्चा, ये लेक्चर मैं आपके लिए कहां डालने वाला हूं, यूट्यूब पे डालने वाला हूं। और ये यूट्यूब पे जाने के बाद इसका क्या फायदा होगा, जब चाहे आप इसको क्या कर सकते हो, इसको रिवाइज कर सकते हो, राइट? एकदम बढ़िया। इसको बहुत ही वाइजली यूज करना है कि कभी भी आपको लगता है कि 10-15 दिन में सर मेरे को है ना ऑडिट रिवाइज करना है, मॉड्यूल 1 रिवाइज करना है, ये कैप्सूल लेने का और मस्त एकदम बैठने का और रिवीजन कर लेने का पूरा पूरा मॉड्यूल 1 का। इंपॉर्टेंट बात यह है, इस मॉड्यूल को जब रिवाइज कर रहे हो और इस लेक्चर को जब आप देख रहे हो, तो आपके पास आपकी क्लास नोट्स, अपने जो चार्ट्स है, ये सारी चीजें आपके पास आपके सामने अवेलेबल होना बहुत 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 जरूरी है ना? जिससे कि क्या फायदा होगा आपका, कि अगर आप जब कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपसे रिवाइज करा रहा हूं, तो उस घड़ी उस समय क्या हो जाएगा, अगर आपको स्ट्राइक नहीं हुआ तो आपने क्या करना है, चुपके से जरा सा आपने किताब में देखना है और फिर उसके बाद आपने आपका आंसर देना कंटिन्यू करना है। तब तक आपने क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। रिमेंबर व्हाट वी आर डूइंग इज रिविजन एंड नॉट रेपिटेशन, कि बस देख के वापस से बड़बड़ कर रहे बड़बड़ कर रहे बड़बड़ कर रहे, ऐसा नहीं है। आपने दिमाग पे जोर डालना है और ट्राई टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट, ताकि ये सारी चीजें हम लोग एग्जाम में रिप्रोड्यूस करके आ सके। जो लोग जिन्होंने अभी तक मेरी क्लास नहीं करी है सीए फाइनल ऑडिट की, और ये जब ये रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, प्लीज 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 ऐसा मिसकंसेप्शन ना रखे कि सर देखो सिर्फ क्लास में रटवा रहे। दोस्तों, हमारा ऑलरेडी मॉड्यूल 1 पढ़ के हो चुका है और अब हम यहाँ पे बस क्या कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट का एक कैप्सूल बना रहे हैं, एक रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कि आपको फायदा हो, है ना? So without wasting time, चलिए let's rock with what our very first chapter, that is second chapter ICA का मॉड्यूल का फर्स्ट, अपने बुक का सेकंड कौन सा चैप्टर है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन, इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। जब बच्चों हम लोग ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन इस चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले कि दोस्तों, जब हम लोग को ऑडिट करना होता है तो ऑडिट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे नंबर 200 में दिए गए हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं कि बॉस वो बोलता है कि आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना है, आपने रीजनेबल अश्योरेंस देना है, आपने मटेरियलिटी को ध्यान में रखना है, मटेरियलिटी के साथ साथ आप लोगों ने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या बोलते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, एंड लास्ट में आपने आपका ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म में आपने देना है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स यदि आपको अचीव करने हैं, तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपन क्या कहते हैं दोस्तों, कि आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए केयरफुली आपने प्लान करना है। प्लान करोगे तो क्या फायदा होगा, दैट योर एंटायर ऑडिट विल बी कंडक्टेड इन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। सर हम लोग प्लानिंग तो कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लानिंग करते के लिए क्या सर इसमें कुछ अपने बेनिफिट्स, कुछ एडवांटेजेस है क्या? बिल्कुल है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है दैट वी गिव अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, देयर विल बी टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, देन वी कम टू व्हाट प्रॉपर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, देन वी टॉक अबाउट दिस प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम, उनको डायरेक्शन एंड सुपरविजन करने होगा, प्लस पूरा अच्छे से इजी कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, सर जी व्हाट इज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्लानिंग। हम लोग कितना प्लान करना चाहिए, किस तरीके से प्लान करना चाहिए, कितनी गहराई में हमने जाना चाहिए सर प्लानिंग करने के लिए। तो दोस्तों इसका मेमोरी टेक्निक है एसपीसी, मतलब क्या कहते हैं, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस, पास्ट एक्सपीरियंस एंड व्हाटएवर चेंजेस दैट हैपेंस इन द सर्कमस्टेंसेस, उसके हिसाब से आपने क्या करना चाहिए, आपने आपके ऑडिट का प्लानिंग करना चाहिए। सर टाइमिंग की बात करें तो सर क्या चीज है, टाइमिंग की अगर बात करें तो मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, जब अपन टाइमिंग की बात करते हैं तो ये जो प्लानिंग है ना साहब, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया तो बस हो गया करके, इट इज अ कंटिन्यूअस, इट इज अ इटरेटिव प्रोसेस। एक ऑडिट अपना खत्म नहीं हो गया, इमीडिएटली वी स्टार्ट प्लानिंग विद व्हाट द नेक्स्ट ऑडिट। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड एन इटरेटिव प्रोसेस, इमीडिएटली वी स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अदर ऑडिट।
आगे बढ़ते हैं सर। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी अगर हम लोग बना रहे हैं तो सर जी ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए दोस्तों, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की। चाहे तो ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ कुछ बातें, कुछ मुद्दे वो डिस्कस कर सकता है, बट प्राइमा फेसी आप समझने की कोशिश कीजिए, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। बट ये जब डिस्कस कर रहा है उस समय, उस घड़ी उसने ध्यान रखना है कि कहीं पे वो ऑडिट का इफेक्टिवनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं सर। अगर हम लोग को है ना एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, जब हम लोग को कोई क्लाइंट अप्रोच करता है और हमें एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना है, तो सर ये रिश्ता जो है, ये रिश्ता सर ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले या सर उसके ऊपर कुछ हम लोग को सोच विचार करना पड़ेगा? तो यहां पे आपको एसए नंबर 220 और एसक्यूसी 1 कुछ गाइडलाइंस आपको देते हैं रिगार्डिंग व्हाट द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। तो उसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि जिससे हम लोग ये रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, क्या वो लोग ईमानदार है क्या? सो वी हैव टू सी द इंटीग्रिटी ऑफ द ओनर्स, मैनेजमेंट, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की, क्या वो लोग ऑनेस्ट है क्या, बराबर के नहीं। अब वो लोग अगर ईमानदार है, दूसरी चीज अपन ये देखते हैं कि क्या हम में वो नेसेसरी कैपेबिलिटीज है, हम में क्या वो नेसेसरी क्षमता है कि हम लोग वो रिश्ता निभा सकते हैं करके। सो वेदर द एंगेजमेंट टीम इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट हैज नेसेसरी कैपेबिलिटीज। अब यार वो लोग ईमानदार है, हम लोग रिश्ता निभाने के लिए कैपेबल है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या ये रिश्ता ईमानदारी से निभाया जा सकता है, कि कैन दी ऑडिट एंगेजमेंट टीम कंप्लाई विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अब आप पूछेंगे सर ये रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सारी की सारी जो बातें ना दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो क्या हमारी एंगेजमेंट टीम, क्या हमारा फर्म, क्या ये इस एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करने के काबिल है या नहीं है? फिर ऐसी कुछ घटना हुई थी क्या करंट या प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट में, जिससे आपके ऑडिट के कंटिन्यूएशन में इंपैक्ट हो सकता है? जैसे कि कोई लिमिटेशन ऑफ स्कोप लगाया गया था क्या आप पे, कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाए थे क्या, कोई ऑडिट फीस से लेके कोई चिक हो गई थी क्या, या आपसे कुछ अननेसेसरी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस कुछ कर रहे थे क्या मैनेजमेंट? तो अगर ऐसा कुछ है तो आपने उन बातों को भी ध्यान में रखना है। तो जब आप ये इंटीग्रिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम, फिर उसके बाद कुछ इस सिचुएशंस इन द करंट और प्रीवियस एंगेजमेंट, अगर सब कुछ बढ़िया है तो भाई साहब आपने क्या कर लेना है, आपने इंडिपेंडेंस का ऐसे 220 के हिसाब से आपने कंप्लाई करना है। और सब अगर बढ़िया है तो भैया ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, उसके हिसाब से आपने क्या कर लेना है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को अग्री करके रिश्ता कबूल कर लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए बहुत बढ़िया। फिर अपन बात करते हैं व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान। बचपन में पढ़ा हुआ सिंपल सा पॉइंट है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान? नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फैप एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं सर जी। क्या एक बार जो प्लान कर दिया तो क्या कभी उसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं क्या? मतलब एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो क्या सर अपने आप की भी नहीं सुनेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं बॉस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्लानिंग में चेंजेस कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दुविधा नहीं है सर। प्लानिंग में आप चेंजेस कर सकते हो। कौन से चीजों को ध्यान में रखते हुए आप प्लानिंग में चेंजेस कर सकते हो? सो इट डिपेंड्स अपॉन द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है आपके, या कोई चेंजेस इन कंडीशंस है, या आपको ऑडिट एविडेंस मिला है ड्यूरिंग परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स की भाई जो हमने सोचा था और अभी के वास्तविक जो अपने को सबूत मिला है उसके बेसिस पे अगर देखें तो हम लोग को कुछ अलग चीज देखने को मिल रही है। तो बॉस उस घड़ी उस समय हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा सर प्लानिंग डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। बात करते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी की। सो सर ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने के लिए कौन सी बातों को हमने ध्यान में रखना है? तो साहब एकदम सिंपल है, हमें देखना है सबसे पहले व्हाट इज द स्कोप ऑफ आवर ऑडिट, बराबर। इट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। ये आपका चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, एकदम ध्यान से अच्छे से समझिएगा कि अपने को सबसे पहले अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अपने को स्ट्रेटजी बनानी है। तो स्ट्रेटजी किस बेसिस पे बनती है? तो सर जी सबसे पहले हम लोग को देखना है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर एंगेजमेंट, किस टाइप का एंगेजमेंट अपन कर रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है क्या उसकी। तो ये सारी चीजें हम लोग को देखनी है। फिर वो फर्म के उस एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद हमें देखना है कि वहां पे अपना क्या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स है। सो वी नीड टू असर्टेन व्हाट द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स में अपन क्या देखते हैं कि भाई अपने को ये रिपोर्ट कब तक देना है, किस टाइप का रिपोर्ट देना है अपने को, बराबर। एंड फिर अपने को मैनेजमेंट को क्या कम्युनिकेशन करना है, कब करना है। तो ये सारी बातें अपने को वहां पे फोकस करना पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी अगर बना रहे तो पहले देखिए व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, उस
एंगेजमेंट में आपका क्या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है, उस रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के बाद आप कुछ क्या करते हो, प्रिलिमिनरी एक्टिविटी करते हो, उसके बेसिस पे भी आप स्ट्रेटजी बनाते हो। अब आप पूछेंगे सर ये प्रिलिमिनरी एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, सो भाई हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स करते हैं, इंडस्ट्री या बिजनेस डेवलपमेंट मतलब उसका जो एनवायरमेंट है उसको स्टडी करते हैं, और मैनेजमेंट का क्या टेक है इंटरनल कंट्रोल्स पे। तो ये सारी बातें हम लोग ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले हम लोग ये प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, या एक्सेप्ट होने के बाद भी हम लोग ये सारी बातें करते हैं। लास्ट में फिर हम लोग बात करते हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ व्हाट द अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास कितने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद आपका एंगेजमेंट बजटिंग इन आवर्स, मतलब कितना समय देना है अपने को, कितना रिसोर्सेज कितने लोग अपने को देना है। तो ये सारी बातें हम लोग को वहां पे फोकस करनी है। तो वापस से एक बार बोलेंगे, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। सो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम लोग कौन सी बातें हम लोग देखेंगे मित्रों। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रिलिमिनरी एक्टिविटी एंड लास्ट में नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। आगे बढ़ते हैं, सर क्या ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने के बाद कुछ बेनिफिट्स भी है क्या इसके? बिल्कुल जी हां, बेनिफिट्स है इसके। कौन से 4 बेनिफिट्स है? रिसोर्सेज, 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 रिसोर्सेज। और एक बार कौन से 4 बेनिफिट्स है? रिसोर्सेज, 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 रिसोर्सेज। तो सर ये रिसोर्सेज के 4 पॉइंट्स कौन से है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, कि भाई उन लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए टू कैरी आउट दैट नेसेसरी एंगेजमेंट। एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज के बाद अपन बात करते हैं एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, की कितने लोगों को वहां पे हमने डिप्लॉय करना चाहिए, बराबर के नहीं। प्लस अपन ने कितने नंबर ऑफ आवर्स वहां पे अपन ने एलोकेट करना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज, की कौन से कट ऑफ डेट पे भेजना है, उसको क्वार्टर एंड पे भेजना है, ईयर एंड पे भेजना है। तो वी टॉक अबाउट इज द टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एंड लास्ट में मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, की उनको मैनेज करना है, डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, उन्हें ऑडिट किस तरीके से करना है उसका ब्रीफिंग करना है, उन्हें जो इंफॉर्मेशन मिली है उनसे वो इंफॉर्मेशन लेना है, मतलब उनके काम को रिव्यू करना है, उसे हम लोग कहते हैं डीब्रीफिंग। तो ये सारी बातें हम लोग को करनी है, एंड दिस इज व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। तो दोस्तों व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बताइए? रिसोर्सेज, 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 4 ही पॉइंट है सर। ओके, तो बताइए क्या क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है कंसीडरेशंस इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, आपको याद है ना वो चार्ट में अपन ने पॉइंट्स देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रिलिमिनरी एक्टिविटी एंड लास्ट में अपन ने बात करी थी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो ये पूरे आपको पता है ये सारे के सारे मॉड्यूल में क्या दे रखे हैं बच्चा? ये सारे के सारे हैं एग्जांपल्स, तो नथिंग टू वरी अबाउट, बराबर के नहीं। उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, कभी भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंटिंग दी ऑडिट प्लान। तो सर ऑडिट प्लान को अगर डॉक्यूमेंट करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा? तो भाई स्ट्रेटजी बनाया, डॉक्यूमेंट कर दे, प्लान बनाया, डॉक्यूमेंट कर दे, सर चेंजेस करे थे उसको भी डॉक्यूमेंट कर दे, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा। सो सर जी स्ट्रेटजी में क्या बात करेंगे? सो जो भी आपने की डिसीजंस लिए थे उसको डॉक्यूमेंट करना है स्ट्रेटजी में। सर प्लान में क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? तो भैया वही अपना नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप एंड नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फैप, भाई डॉक्यूमेंट कर दे, टेंशन न को ले। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इसकी अदर प्लान प्रोसीजर्स, अपन ने कुछ करे थे वो। फिर आप प्लानिंग में कुछ डिसीजंस में आप चेंजेस भी करते हो, तो आपने डॉक्यूमेंट करना है कि आपने क्या प्लान अडॉप्ट किया था, क्या आपने चेंज किया, क्यों चेंज किया, फाइनली क्या आपने प्लान अडॉप्ट किया। ये सारी बातें आपने डॉक्यूमेंट कर लेनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटजी के बीच में। सो ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटजी के बीच में रिश्ता ये कहलाता है दोस्तों कि देखिए सबसे पहले बनती है स्ट्रेटजी, उसके बेसिस पे बनता है प्लान। अगर आपको स्ट्रेटजी बदलना है तो आपको प्लान भी बदलना पड़ेगा। यदि आपको प्लान बदलना है तो पहले आपने स्ट्रेटजी बदलना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने आपके प्लान को मॉडिफाई करना है। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? वेरी गुड, ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों आपको पता होगा ऑडिट प्रोग्राम की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो बचपन में पढ़ा था, बहुत मजा आ रहा था ऑडिट प्रोग्राम की चर्चा करता है। जब हम लोग बच्चों ऑडिट प्रोग्राम की बात करते हैं तो हमने क्या देखना है यहाँ पे, कौन से इंपॉर्टेंट मैटर्स है जो हम लोग ने ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय हमने फोकस करना चाहिए। दोस्तों ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय हम लोग कौन सी बातों के ऊपर सर ध्यान देंगे? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ द बिजनेस इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड। तो वो बिजनेस कौन सा करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके ऊपर जानना है। तो उस केस में अपन बात करते हैं कि उनके फाइनेंशियल चीजों को जानो, उनके अकाउंटिंग चीजों को
जानो और उनके टेक्निकल चीजों को भी जानो। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग चीजों को जानने के लिए ऑडिटर विल विजिट द क्लाइंट्स ऑफिस। बराबर, क्लाइंट ऑफिस में देखने के बाद वो देखेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच द रिकॉर्ड्स आर पास्ट, ऑथराइज्ड एंड रिकॉर्डेड। फिर उन्होंने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं उन रिकॉर्ड्स को क्या क्या टाइटल दिया है वो आपको देखना है। फिर उसके बाद अगर ये आपका कोई इंडस्ट्रियल कंसर्न है तो उसमें आपने देखना है कि किस तरीके से प्रोसेस होता है, क्या क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं और प्रोसेस में कुछ लॉस होता है क्या। ये सारी बातें भी आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है अबाउट द नेचर ऑफ द बिजनेस। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल सर। नेचर ऑफ द बिजनेस जानने के बाद आप ऑडिट प्रोग्राम जब बनाते हो तो आपने प्लानिंग को भी कंसीडर करना बहुत जरूरी है जो आपने बनाया था, क्योंकि पहले स्ट्रेटजी बनता है, फिर प्लान बनता है और उसके बेसिस पे बनता है प्रोग्राम। सो आपने जो प्लान बनाया उसको ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है कि प्लान को कंसीडर करोगे, सो यू विल गेट व्हाट अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द वर्क। Once your plan is ready, then you have to focus upon what is the system of internal control and accounting procedures। अब आप पूछेंगे सर हम लोग इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को क्यों देखें, बोलो भाई। सो आप समझने की कोशिश करो इंटरनल कंट्रोल क्या करता है। इंटरनल कंट्रोल ट्रांजैक्शंस को कंटिन्यूअस बेसिस पे चेक करता है और अगर उसके अंदर कोई एरर्स और फ्रॉड्स अगर होंगे वो उसका डिस्कवरी कर लेता है। अब ऑडिटर भाई साहब जो है, ऑडिटर भाई साहब क्या करते हैं, ऑडिटर भाई साहब को चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ट्रांजैक्शंस है दे आर फ्री फ्रॉम एनी ऑफ द व्हाट मिसस्टेटमेंट्स। मतलब ही कि बाबा वो प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड, रिकॉर्ड और कुछ भी ट्रांजैक्शंस उसमें से कुछ छूटे नहीं है, ऐसा हम लोग फोकस करते हैं। सो अगर इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव देखें और ऑडिटर की रिक्वायरमेंट देखें तो बच्चों क्या ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल मदद करता है क्या ये अश्योरेंस मिल पाने के लिए? बिल्कुल सर। सो इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड्स द अश्योरेंस व्हाट ऑडिटर सीक्स। तो इसीलिए ऑडिटर साहब क्या करते हैं, इसीलिए ऑडिटर साहब आते हैं और इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करते समय ऑडिटर साहब क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले वो बात करता है अबाउट रिव्यू एंड प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन। मतलब वो क्या करता है यहां पे कि वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेता है कि भाई साहब ये ऑर्गेनाइजेशन में कौन से क्या किस तरीके के इंटरनल कंट्रोल्स लगे हैं। फिर उसका अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अच्छा ये रिस्क के लिए ये कंट्रोल है, ये कंट्रोल इतने इतने है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद वो क्या करता है, वो करता है टेस्ट ऑफ कंप्लायंस। मतलब वो सबूत इकट्ठा करता है कि जैसा अपने को बोला गया था क्या वास्तविक में वैसे ही कंट्रोल्स काम करते हैं या नहीं करते हैं। सो वेदर द कंट्रोल्स ऑपरेट इफेक्टिवली एंड वेदर दे ऑपरेट इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड। फिर ये कंक्लूजन, ये टेस्ट करने के बाद वी कम टू व्हाट द कंक्लूजन, दैट इज व्हाट इज द इवैल्यूएशन कि जजमेंट वेदर इंटरनल कंट्रोल्स कैन बी रिलाइड अपॉन और नॉट। कि बाबा उस पे भरोसा रख सकते हैं क्या कि वो कंट्रोल थ्रू आउट द पीरियड काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये सारी बातें अपने को पता चलेगी। तो अपन ने उसके बेसिस पे, अपने इंटरनल कंट्रोल्स के बेसिस पे अपन ने क्या करना है मित्रों, अपन ने अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। फिर बात करते हैं अबाउट व्हाट द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैनेजमेंट। जितना साइज ज्यादा उतनी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा, जितना आपका साइज कम उतना आपका कॉम्प्लेक्सिटी कम, और कॉम्प्लेक्सिटी साइज ज्यादा तो अपना एक्सटेंट ऑफ चेकिंग और स्कोप भी ज्यादा हो जाएगा ऑडिट प्रोग्राम के अंदर, और आपका अगर वो कम है तो ऑब्वियसली अपना स्कोप और एक्सटेंट भी ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद आखिरी पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस। तो हम लोग बात करते हैं सीपीटी की, बाबा क्लाइंट की हिस्ट्री क्या है, आप काहे ऑडिट कर रहे हो एंड व्हाट इज द टाइम शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एंड लास्ट में वी टॉक अबाउट इज द मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के क्या पॉलिसीज है, अकाउंटिंग के क्या पॉलिसीज है, तो ये सब बातों को आपने चेक करना है। तो इसीलिए इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपने आपका ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल सर, एकदम बढ़िया। सो अब आपका अगर ऑडिट प्रोग्राम बन गया है, फिर से मैं आपसे ये पूछता हूं कि सर जी एक बार जो अपन ने कमिटमेंट दे दी कि ऑडिट प्रोग्राम जो बन गया तो बन गया सर, वापस से कभी इसमें चेंजेस नहीं होगा, ऐसा चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप ऑडिट प्रोग्राम में चेंजेस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग मिलता है आप उस ऑडिट प्रोग्राम में चेंजेस कर सकते हो। अब सर एक सवाल आता है कि सर मैं पहली दफा ऑडिट प्रोग्राम बना रहा हूं तो उस समय पे सर मैंने क्या करना चाहिए? तो भाई जब एक पहली दफा जब आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो तो आपने एक जनरल ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, जिसको अपन क्या कहते हैं, एक ब्रॉड आउटलाइन आपने बना देना है। ब्रॉड आउटलाइन बनाने के बाद उसके अंदर आप क्या करिए, जो इंटरनल कंट्रोल का आपने अंडरस्टैंडिंग लिया था उसमें जो डेफिशिएंसीज आपको मिले थे उसके हिसाब से आपने क्या करना है, आपने उसके ऑडिट प्रोसीजर्स, उसकी डिटेल्स को आपने भर देना है बराबर। और फिर उसके साथ साथ यदि आपको कोई स्पेशल प्रोसीजर्स आपको अगर परफॉर्म करने हैं तो आपने उन स्पेशल प्रोसीजर्स को भी यहां पे जोड़ देना है। ये हो गया पहली बार।
अब उसके बाद सर सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट में कि सर सेकंड ईयर का ऑडिट, थर्ड ईयर का ऑडिट जब मैं सर कर रहा हूं, तो उस समय पे अगर मुझे मॉडिफाई वगैरह करना है तो सर उस समय पे क्या करूं मैं? तो भाई उस समय पे बात एकदम सिंपल है, जो भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है उसके हिसाब से तो चेंजेस कर ले। अगर आपको बिजनेस में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए कि मतलब कुछ एडिशन हुआ है, कुछ बिजनेस लाइन ऑफ एक्टिविटी बंद हो चुका है, तो आपने उसके हिसाब से आपका ऑडिट प्रोग्राम चेंज कर देना है। एंड लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट कि करंट ईयर के इंटरनल कंट्रोल्स और प्रीवियस ईयर के इंटरनल कंट्रोल्स आप अलग होंगे कि नहीं होंगे? अगर आप करंट ईयर के इंटरनल कंट्रोल्स देख के आपने करंट ईयर का ऑडिट प्रोग्राम बनाया है, नेक्स्ट ईयर का ऑडिट प्रोग्राम स्वाभाविक तौर पे आपने नेक्स्ट ईयर के इंटरनल कंट्रोल्स को देख के आपने बनाना है। एग्जैक्टली सर। तो यहां पे आपने इसके बेसिस पे आपके सब्सिक्वेंट ऑडिट प्रोग्राम्स बनाने हैं। फिर उसके बाद यहां पे लिस्ट दी गई है, आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं कि ऐसे कौन से चेंजेस है जिसके वजह से आपको आपका ऑडिट प्रोग्राम अल्टर या चेंज करना पड़ सकता है। फिर यहां पे बात करेंगे ऑडिट एग्जीक्यूशन की, जहां पे आपको एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। सो ऑडिट एग्जीक्यूशन में क्या होगा भाई साहब? सबसे पहले एग्जीक्यूशन का प्लानिंग करेंगे ताकि अपना पूरा ऑडिट इफेक्टिव, एफिशिएंट और टाइमली मैनर में कंडक्ट हो। फिर अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट रिस्क एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन की, जिसके अंदर अपन लिस्ट डाउन करेंगे कि कहां-कहां पे रिस्क हो सकती है, उससे रिलेटेड कंट्रोल्स अपने को मिलेंगे, उन कंट्रोल्स को हम लोग चेक करेंगे और फिर हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि बाबा रिस्क कम है या ज्यादा है। उसके बेसिस पे हम लोग उन कंट्रोल्स को एक्चुअली टेस्ट करेंगे टू आइडेंटिफाई वेदर रिस्क इज देयर और नॉट, एंड अकॉर्डिंगली हम अपना क्या दे देंगे? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन देंगे कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अपना पहला चैप्टर नंबर 2 ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन बाय गॉड खत्म हो चुका है। एकदम सुपर अमेजिंग। क्या बोलता है कॉन्फिडेंस? किस तरीके का कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? मजा आ रहा है ना आपको? यस सर, बिल्कुल कॉन्फिडेंस एकदम माहौल सर, बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। कैप्सूल बनाना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है भाई, बस रॉक करते रहना है ना? अरे सीए फाइनल की पढ़ाई, सीए फाइनल का ऑडिट भी इतना आसान हो सकता है साहब? समझ रहे मेरी बात को? टेंशन नहीं लेने का। अब बात करते हैं रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल की। सो अगला चैप्टर ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। जब हम लोग बात करते हैं रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल की, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज ऑडिट रिस्क के बारे में। सो ऑडिट रिस्क मतलब क्या कहता है? द रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? द ऑडिट रिस्क। रिमेंबर रिस्क क्या है? कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है और उस घड़ी उस समय आप क्या कर रहे हो? सर उस घड़ी उस समय हम लोग क्या कर रहे हैं? एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहे हैं, तो उस घड़ी उस समय हम लोग क्या कहेंगे कि बॉस वहां पे क्या है? वहां पे ऑडिट रिस्क मौजूद है। सही बात है। मतलब सर अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है और हम लोग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहे हैं, तो सर क्या उसे हम लोग ऑडिट रिस्क कहेंगे? ना मुन्ना। अब अगर सर अगर कोई हमारा बिजनेस रिस्क है एटसेट्रा एटसेट्रा सर, तो उसको हम लोग ऑडिट रिस्क कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऑडिट रिस्क सिंपली क्या कहता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है और ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है, तो बॉस उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे एज व्हाट? द ऑडिट रिस्क। आगे बढ़ते हैं सर। ऑडिट रिस्क के तीन कंपोनेंट्स है कि जिस वजह से ये ऑडिट रिस्क क्रिएट होती है। सो उसके जो तीन कंपोनेंट्स है वो कौन से हैं? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क कौन से रिस्क है? जो सिंस बिगिनिंग, शुरुआत से मौजूद है, बराबर। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिफोर कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स, द ससेप्टिबिलिटी, द लाइकलीनेस और द possibility that your account balance, class of transaction or disclosure to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatements, बराबर के नहीं? but before considering the relevant or related internal controls, it is called as what? inherent risk. but इसी रिस्क के ऊपर दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए, जब इसी रिस्क के ऊपर क्या करता है दोस्तों ऑडिटर? जब क्या बोलते हैं, इसी रिस्क के ऊपर जब कंट्रोल्स फेल हो जाते हैं ना, इसी रिस्क के ऊपर जब कंट्रोल्स फेल हो जाते हैं टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो उस रिस्क को अपन क्या नाम देंगे? उस रिस्क को अपन नाम देंगे एज व्हाट? द कंट्रोल रिस्क। एंड लास्ट में अपन चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट? सो वी टॉक अबाउट इज द डिटेक्शन रिस्क व्हेन द ऑडिटर फेल्स। व्हेन व्हाट वी से? व्हेन द ऑडिटर फेल्स। किसके लिए ऑडिटर फेल हो जाता है? सर ऑडिटर फेल्स टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? द डिटेक्शन रिस्क। कौन से रिस्क ऑडिटर के काबू में नहीं है? इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। बट कौन से रिस्क ऑडिटर के काबू में है? सर डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क कंबाइन टुगेदर इज कॉल्ड एज व्हाट? सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर क्या कहते हैं? उन दोनों रिस्क को मिला के सर उसे क्या कहते हैं हम लोग? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब सर इनके बीच में जो रिश्ता है सर, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू?
सो रिलेशनशिप की अगर अपन बात करें तो इसके बीच में रिश्ता ये है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में रिश्ता डायरेक्ट है, बट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क का जो रिश्ता है सर वो कैसा है, वो इनवर्स रिलेशनशिप है। सो यहां तक आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट ऑडिट रिस्क, और इस ऑडिट रिस्क के तीन कंपोनेंट्स कौन से हैं मेरे बच्चों। क्या ये बात क्लियर है एकदम? सर सुपर्ब, एकदम मजा आ गया माहौल। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से रॉक करते हैं। अब अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, सर जी असर्शंस क्या होते हैं? ऐसा तो हम लोग ने भाई साहब क्या कहते हैं कि जनरली बचपन में पढ़ा था, बट आज यहाँ पे हम लोग जब रेगुलर क्लास भी पढ़ रहे थे और अभी भी पढ़ रहे हैं तो असर्शंस के ऊपर एक बार डिस्कस हो ही जाए। सर असर्शंस किसे कहते हैं? द थिंग्स दैट इज असर्टेड बाय द मैनेजमेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द मैनेजमेंट एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर एक्सप्रेसली स्टेटेड और नॉट, यूज्ड बाय द ऑडिटर टू डू व्हाट, फाइंड आउट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो उसे हम लोग कहते हैं असर्शंस। तो इसके बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स कौन से हैं दोस्तों? तो सर एग्जांपल्स एकदम सिंपल है, कंप्लीटनेस, राइट्स, ऑब्लिगेशन, ऑकरेंस, प्रेजेंटेशन, मेजरमेंट, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, कट ऑफ, तो ये बहुत सारे इसके क्या है दोस्तों, असर्शंस है, राइट? एकदम बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, फिर यहां से अपन चर्चा करते हैं, यहां से अभी ये सारी सारी बातें हो गई। अब ऑडिट रिस्क के बारे में भी चर्चा हो गई, असर्शंस के बारे में भी बातचीत हो गई। अब चर्चा करते हैं स्टेप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क। इसका बहुत ही एकदम सिंपल सा और बहुत ही यूनिक सा अपन ने चार्ट बनाया था, आइए उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या कहते हैं कि स्टेप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, तो कौन सी रिस्क की बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले? तो सर जी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, क्योंकि ऐसे नंबर 315 भी लाला क्या बोलता है ऐसे नंबर 315? सर ऐसे नंबर 315 बोलता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। एकदम सही है ना बच्चा? यस सर। तो दोस्तों यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि ऑडिटर ने रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को जब देखता है तो उसको देखना है कि क्या ये रिस्क सिग्निफिकेंट है, क्या इसका इंपैक्ट क्या है, और वो मटेरियल है या नहीं है। समझने की कोशिश करो बच्चों, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब अपन तो पूरा ऑडिट ऐसे 200 भी बोलता है ना ऑब्जेक्टिव की, आपको पूरा काम मटेरियलिटी के बेसिस पे करना है। अगर जो चीज मटेरियल नहीं है तो आप उसको इज्जत ना दो। तो अगर वो जो रिस्क की अपन चर्चा कर रहे हैं, अगर वो सब रिस्क अगर सिग्निफिकेंट है, उसका इंपैक्ट कुछ गहरा है, वो मटेरियल है, तो आपने उसके ऊपर फोकस करना है। तो पॉइंट नंबर 1, वेदर द रिस्क इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क, और अगर फिर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो उसका लाइकलीनेस ऑफ इट्स ऑकरेंस क्या है, कि भाई साहब वो कितनी बार लगातार कब कब आएगी, उसके बारे में अपने को फोकस करना है। सो हम किसके बारे में चर्चा करते हैं? सो वी टॉक अबाउट इज द लाइकलीनेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट रिस्क, बराबर। और वो जो लाइकलीनेस है मतलब जैसे कि अपने ओवरऑल एसेट्स की प्राइसेस, मतलब आप क्या कहते हो कि आपने अगर गलत क्या बोलते हैं उसको, ओवर वैल्यूएशन कर दिया आपने एसेट्स का, रॉन्ग कैश कैश सेल्स आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो वो आप बार बार करते हो, लगातार करते हो, मल्टीपल टाइम्स आपका होता है, तो उस घड़ी उस समय आपने क्या फोकस करना है कि बॉस ये रिस्क जो है ना बार बार हो रही है, तो इसके इससे रिलेटेड अपने ऑडिट पे कुछ इंपैक्ट आने वाला है क्या, तो वो ऑडिट का इंपैक्ट आपने देखना है। प्लस एक एक जो असर्शंस है बराबर, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट है, और इन सारे असर्शंस के ऊपर क्या क्या आपका इंपैक्ट आ रहा है, आपने उसको डॉक्यूमेंट कर देना है। फिर क्या करेंगे सर, अपन ने इंपैक्ट देखिए ऑडिट प्रोसीजर्स पे, असर्शंस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है उसको डॉक्यूमेंट भी कर लिया। अब बात करते हैं सर ऑडिट करना है हमको। सो ऑडिट करना है तो अपन ने क्या करना है, अपन ने उन एरियाज पे जहां पे ये रिस्क आपको दिख रहा है साहब, उसके ऊपर आपने क्या करना है, स्पेशल अटेंशन देना है, सेपरेट अटेंशन देना है, खास ध्यान देना है आपने उसके ऊपर। और आपके ऑडिट प्रोसीजर्स जो आपने प्लान करे उसमें कुछ चेंजेस करना है क्या, उसको कुछ एड्रेस करना है क्या, वो आपने फोकस करना है। और प्लस मैनेजमेंट से पूछताछ कीजिए कि भाई आप ये जो कर रहे हो ये सब बराबर रिलायबल है या नहीं है, क्या नहीं है, इसके बारे में इंक्वायरी कीजिए कि आपको लगता है कि रिस्क है करके, और उनसे एक लिखित तौर पे आप वो डॉक्यूमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशंस ले लीजिएगा, और जो एक्सप्लेनेशन मिलता है आप उसे डॉक्यूमेंट कर लीजिएगा। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज कि कुछ कुछ रिस्क की जब बात करते हैं तो उसके अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बराबर के नहीं? तो क्या कहते हैं उस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने देखना है कि बॉस अगर छोटा सेल है तो उसको गायब कर देते हैं, मिसलेनियस सेल है तो उसको गायब कर देते हैं, तो उसके ऊपर भी आपने फोकस करना है। और ओवरऑल फिर आपने क्या करना है कि जितने भी ये रिस्क आपने आइडेंटिफाई करे हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है साहब, तो आपने इंटरनल कंट्रोल्स देखना है कि उस रिस्क को रोकने के लिए कौन से टाइप के इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं, बराबर है एकदम? यस सर। So these are the steps which we need to focus upon for identification of the risk. अब यहां पे जब अपन बात करते हैं कि यस बॉस ये रिस्क को आइडेंटिफाई करना है फलाना ढिमकाना, तो भाई एक कॉन्सेप्ट आता है जिंदगी में, बहुत ही माहौलदार एकदम, मतलब बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट है।
और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है दोस्तों? तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं, उसका नाम है रिस्क बेस्ड ऑडिट। अब ये रिस्क बेस्ड ऑडिट काफी इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में बहुत बार इसके ऊपर पूछा जाता है सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इंस्टीट्यूट ने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो कंटेंट है वो कंटेंट को अपडेट किया है, नई कुछ एक्सप्लेनेशन, नया कुछ चीज उन्होंने उसके अंदर लेके आए हैं। तो चलिए आइए इसके ऊपर फोकस करते हैं। पहली बात तो ये कि आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो ऑडिटर साहब जो है, ऑडिटर साहब किस तरीके का ओपिनियन देते हैं साहब? हम लोग बात करते हैं कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। फेयर मतलब क्या कहते हैं? दैट इट शुड बी रीजनेबल। रीजनेबल मतलब क्या कहते हैं? इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो साहब मिसस्टेटमेंट मतलब क्या कहते हैं? रिस्क। तो भाई साहब अगर अपन देखते हैं कि अगर मटेरियल रिस्क, अगर मेजर रिस्क से अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है, तो हम अपना ओपिनियन तो यूं ही दे ही सकते हैं ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो भाई क्यों ना ऐसा एक काम कर ले कि अपना पूरा का पूरा जो एफर्ट है, पूरा का पूरा जो मेहनत है ना, अपन क्या कर लेते हैं भाई, अपन ने अपना पूरा जो ऑडिट एफर्ट है, पूरी जो मेहनत है, वो रिस्क बेस्ड एरियाज पे, मतलब जो रिस्की एरियाज है उनके ऊपर ही पूरा पूरा टाइम अपन डिवोट कर देते हैं ना। एकदम सही बात बोली सर। तो यहां पे अपन क्या कहते हैं? वी फोकस अपॉन दी एरियाज विच हैज गॉट मोर रिस्क, मटेरियल रिस्क है, तो उस चीज को अपन क्या कहते हैं? उस चीज को अपन कहते हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट। सो यहां पे अपना जो फोकस होता है वो कहां पे है भाई? चाहे वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, इंटरनल कंट्रोल्स हो, जो भी हो, अपना फोकस कहां पे होना चाहिए कि जो एरियाज है जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है उसके ऊपर अपना फोकस होना बहुत जरूरी है। जैसे आपका फोकस ग्रेटेस्ट एरियाज ऑफ रिस्क है, फिर वो रिस्क को आपने आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर लिया है। अब आप क्या करिए? उस रिस्क को एनालाइज कीजिए, मटेरियलिटी लेवल को सेट कीजिए, फिर उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये रिस्क इंपॉर्टेंट है, इसको कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब ही ये रिस्क सिग्निफिकेंट है या नहीं है। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर आप क्या करेंगे कि आपने आपका ऑडिट प्रोग्राम डेवलप करना है। और ऑडिट प्रोग्राम जब बनाओगे तो आपने खास ध्यान देना है कि जो एरियाज जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है उन्हें आपने ज्यादा फोकस देना है, उसके ऊपर आपने खास ध्यान देना है। तो एलोकेट ग्रेटर रिसोर्सेज ऑन द लार्जर रिस्क एरियाज एंड लेस ऑन द एरियाज वेर यू हैव लेस रिस्क। आई बात समझ में? तो पहला फोकस अपना कहां होगा कि भाई साहब आपने आपके ऑडिट प्रोसीजर्स वहां पे परफॉर्म करना है जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है। फिर सेकंड पॉइंट अपन क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द रिस्क करेंगे। और आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसी एरियाज में जहां पे आपको दिख रहा है कि रिस्क है, उसी एरियाज पे आप क्या कीजिए सर? ऑडिट प्रोसीजर्स आप परफॉर्म कर लीजिए, और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके ट्राई करिए उस रिस्क को आप रिड्यूस कर सकते हो करके। आई बात समझ में आपको? यहां पे एक कॉन्सेप्ट भी आता है परफॉर्मेंस ऑडिट करके, जिसमें अपन फोकस करते हैं कि ट्रांजैक्शंस का इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आपको देखना है। तो ये आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है टू कैरी आउट व्हाट द परफॉर्मेंस ऑडिट। बराबर। वो जो रिसोर्सेज है कि जहां पे जिनका इफेक्टिव, एफिशिएंट और टाइमली यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, वो एरियाज आपको फिर बताते हैं कि भाई वहां पे रिस्क मौजूद है। आई बात समझ में आपको? यस सर। फिर यहां से चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि ये बेसिक था रिस्क बेस्ड ऑडिट का। बट अब चर्चा करते हैं कि रिस्क बेस्ड ऑडिट यदि आपको परफॉर्म करना है, यदि आपको एग्जीक्यूट करना है रिस्क बेस्ड ऑडिट, तो मालिक इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए। रिस्क बेस्ड ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए आपके पास स्टेप्स कौन से हैं? पहले आपने, सिंपल भाषा में, पहले आपने क्या करना है? रिस्क को असेस करो। वो जो रिस्क असेस करी उसको आपने चेक करना है, और मतलब आपने क्या करना है? रिस्क को रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्ड करने के बाद आप क्या करोगे? आपने उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर देना है। तो भाई बात एकदम सिंपल है। रिस्क असेसमेंट करो, रिस्क असेसमेंट करने के बाद उसके ऊपर चेकिंग करो कि वो रिस्क कितनी है, कम है, ज्यादा है, रेसिडुअल रिस्क को देखो, और फिर फाइनली आपने क्या कर देना है? आपने आपका ऑडिट रिपोर्ट दे देना है। आई बात समझ में आपको? यस सर। ये अपने स्टेप्स थे रिस्क बेस्ड ऑडिट के, ठीक है। तो ये चार्ट इसका खूबसूरत बना हुआ है कि इस पूरे प्रक्रिया को किस तरीके से आपने परफॉर्म करना है। तो जब आप एक्सेप्ट ही करते हो तो कहानी वहां से शुरू होती है कि आप प्लानिंग करते हो, तो आप सोचते हो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का कि वहां पे इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क कितनी है, उसके बेसिस पे आप इवेल्युएट करते हो इंटरनल कंट्रोल्स को, उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और जिस एरिया पे आपको खास ध्यान देना है उसके ऊपर आप स्पेशल फोकस देते हो। और रिस्क आपको पता है दो जगहों पे हो सकती है, असर्शन लेवल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। फिर ये रिस्क आपको जब मिलती है तो आप इस रिस्क को क्या करते हो? रिस्पॉन्ड करते हो कि यू परफॉर्म व्हाट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, की जहां पे जिन एरियाज पे ज्यादा आपको फोकस देना है तो आप क्या करते हो? उसके ऊपर फोकस करते हो। कि आप क्या करते हो कि
आप स्कोप देखते हो, आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी होना चाहिए वहां पे कि भाई चेकिंग वेकिंग कर रहे हो तो अदर मैटर्स है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज क्या करते हो कि अगर वो सिग्निफिकेंट है, कौन से असर्शंस वहां पे अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये सारी बातों को आप देखते हो। एकदम बात सिंपल है, बेस्ट है एकदम। और फिर आपको जो रिस्क मिलती है ऑब्वियस सी बात है, ऐसे 265 के हिसाब से यू कम्युनिकेट द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस वेयर अप्रोप्रिएट। बात करते हैं अभी आपका नेक्स्ट फेवरेट इंटरनल कंट्रोल। तो इस चैप्टर का थर्ड चैप्टर का एक पार्ट दैट इज रिस्क असेसमेंट, ये क्या हो चुका है दोस्तों, ये एक पार्ट अपना खत्म हो चुका है। फिर अब यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द इंटरनल कंट्रोल। सो ऐसे 315 डिफाइन करता है इंटरनल कंट्रोल को किस हिसाब से। तो सर वो डिफाइन करता है इंटरनल कंट्रोल इज द प्रोसेस डिजाइंड, implemented and maintained by those charged with governance, management and other personnel to provide what a reasonable assurance to achieve entities objectives as far as practicable of what। so अपना memory technique यहाँ पे है care, वो कौन से है, compliance with applicable laws and regulations, then assets are safeguarded, reliability of financial reporting and effectiveness of operations। तो साहब जब इसकी बात करते हैं तो ये एक जनरल डेफिनेशन है, बट जब अपन बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाट वी कॉल्ड इज एट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, तो ये डेफिनेशन में हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं ऑन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑन द फाइनेंशियल कंट्रोल्स। करेक्ट है एकदम, यस सर। सो दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे इस डेफिनेशन में, क्या कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के, कि इट इज द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी टू असिस्ट इन अचीविंग व्हाट द मैनेजमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। बराबर के नहीं, वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स है, तो इसका जो मैं क्या है उसके ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग मेमोरी टेक्निक क्या बोला था इसका, पास्ता पास्ता। पी मतलब क्या कहते हैं, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। ए मतलब अधरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड लास्ट में एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो ये उसका मेमोरी टेक्निक बनता है। दोनों जगहों पे आप देखोगे कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल या रीजनेबल अश्योरेंस की बात करते हैं तो रीजन इसका सिंपल है कि ऑडिट क्या बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर देयर इज व्हाट इनहेरेंट लिमिटेशंस। क्या है उसके अंदर, इनहेरेंट लिमिटेशंस। अब बच्चों एवरीथिंग अबाउट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानेंगे। एवरीथिंग अबाउट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में यदि जानना है सर, तो मतलब क्या क्या जानना है हमें, तो साहब उसका नेचर, उसका स्कोप, उसका क्या बोलते हैं उसको, नेचर स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके, एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो भी आपको जानना है। सो कौन से 4 पॉइंट्स है यहाँ पे आपके, so nature, scope, objectives and structure, everything about internal financial controls या internal control system, इसके बारे में हम लोग को जानना है, समझना है एकदम अच्छे से, मन लगा के अपने को उसके बारे में पढ़ना है। वेरी गुड सर, सॉर्टेड एकदम। सो अब बात करते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो भाई इंटरनल कंट्रोल है तो क्या कहेंगे, इट इज अ सेट ऑफ इंटरनली जनरेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, क्योंकि बॉस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर नथिंग बट नोन एज व्हाट इंटरनल कंट्रोल्स। So it is a set of internally generated policies and procedures adopted by the management of the entity. It is the primary responsibility of the management to implement and monitor the internal controls suitable, appropriate to the size of the organization. बात करते हैं स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स की, तो मेरा बच्चा दो टाइप के इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, विच इज रेलेवेंट टू ऑडिट एंड विच इज नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होते हैं और एक अकाउंटिंग कंट्रोल्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स की जब बात करते हैं तो इट इज नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग कंट्रोल्स डेफिनेटली इट इज व्हाट रेलेवेंट टू ऑडिट। ऑडिटर विल फोकस ओनली अपॉन दोस कंट्रोल्स व्हिच आर रेलेवेंट टू ऑडिट, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल व्हिच इज नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट मे बिकम व्हाट रेलेवेंट टू ऑडिट। व्हाई, बिकॉज कि दे हैव अ बेयरिंग और एन इंपैक्ट ऑन व्हाट द क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो जैसे अपन ने बात करी थी एम्प्लॉय अटेंडेंस हैज एन इंपैक्ट ऑन व्हाट द सैलरीज इज अ फाइनेंशियल आइटम। ऑब्वियसली फिर क्या हो जाएगा, अटेंडेंस चेक करना और अटेंडेंस बराबर से हो रहा कि नहीं हो रहा उसके ऊपर का कंट्रोल, इट बिकम्स व्हाट रेलेवेंट टू ऑडिट। बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स की, कि क्या हम लोग अचीव करना चाहते हैं इंटरनल कंट्रोल से। सो इंटरनल कंट्रोल के जब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो पहले जनरली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड आरटीपी की सीडीज वैल्यूड है, क्या बोलते हैं अपन, नहीं इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इंटरनल कंट्रोल से हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करो वो मैनेजमेंट के जनरल या स्पेसिफिक ऑथराइजेशन से आप रिकॉर्ड करो। भाई इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं, जनरल जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो फाइनेंस से रिलेटेड है, भाई उससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उससे हम लोग क्या उम्मीद करते हैं कि बॉस जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट होने चाहिए बाई जनरल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। जैसे ही ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुआ वो प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड करो करेक्ट अमाउंट और करेक्ट पीरियड के अंदर। फिर उसके बाद एसेट्स और रिकॉर्ड्स को आपने सेफगार्ड करना चाहिए
चाहिए और समय समय पे उसको क्या करना चाहिए, रीजनेबल इंटरवल्स पे आपने उसे वेरीफाई करना चाहिए। हम ये आपके इंटरनल कंट्रोल से मांग रखते हैं। फिर बात करते हैं अकाउंटिंग कंट्रोल्स की। तो सर अकाउंटिंग कंट्रोल्स का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो भाई अकाउंटिंग कंट्रोल का मेमोरी टेक्निक अपन ने दिया है, रिकॉर्डेड आरटीपी की सीड इज वैल्यूड है। मतलब रिकॉर्डेड मतलब प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, आरटीपी मतलब वो ट्रांजैक्शंस रियल होने चाहिए, टाइम पे रिकॉर्ड होने चाहिए और प्रॉपर्ली पोस्टेड होने चाहिए। रिकॉर्डेड आरटीपी की सीडी मतलब वो ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज होना चाहिए, समराइज्ड होना चाहिए और वो करेक्ट वैल्यू पे भी रिकॉर्ड होना चाहिए। ये हम लोग अकाउंटिंग कंट्रोल से एम करते हैं। बट जितना भी आप एम कर लो, जितने भी आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करो, वहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि साहब ये कभी पूरे तरीके से नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस है। तो वो लिमिटेशंस क्या है, आई एम सी ए सी हनी। आई मतलब क्या कहते हैं, इनएडिक्वेट प्रोसीजर, एम मतलब मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट, सी मतलब कॉस्ट, ए मतलब अब्यूज ऑफ ऑथोरिटी, सी मतलब कल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज, एच मतलब ह्यूमन एरर एंड लास्ट में एन मतलब अपन क्या कहते हैं, एन मतलब अपन बात करते हैं नो कंट्रोल ओवर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। क्या कहते हैं, एन मतलब अपन क्या कहते हैं बच्चों, नो कंट्रोल ओवर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। एकदम सिंपल सी बात है, परफेक्ट है, एकदम कॉन्फिडेंस आया, बिल्कुल सर मजा आ गया। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। ओ माय गॉड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स की इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर क्या 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 आता है। सो व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द इंटरनल कंट्रोल्स। तो दोस्तों इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर क्या क्या आता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। बराबर है कि नहीं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना बहुत जरूरी है। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसकी बात करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की अगर अपन बात करें, सो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आने चाहिए उसके अंदर। एडिक्वेसी ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, प्रॉपर ट्रांजैक्शंस क्या होने चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स बराबर से होने चाहिए। बराबर के नहीं, आपके क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स बराबर से होने चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट चेक्स भी होना बहुत जरूरी है। सो बॉस क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे कि स्ट्रक्चर क्या है बॉस, यहाँ पे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, एक बार फिर से फोकस करते हैं। कुछ एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था, कोई बात नहीं, चलिए फिर से एक बार कंसंट्रेट करके वापस से इसको बोलते हैं कि सर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो सर वहां होना चाहिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जो भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करो वो ट्रांजैक्शंस क्या होने चाहिए, इट शुड बी व्हाट, ऑथराइज्ड। एडिक्वेट रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स आपने मेंटेन करने चाहिए, देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लास्ट पॉइंट कहता है इंडिपेंडेंट चेक्स होना बहुत जरूरी है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब क्या कहता है कि भाई नो सिंगल पर्सन कैन हैंडल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, शुरुआत से लेके अंत तक कोई भी व्यक्ति पूरा पूरा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। ऑथराइज्ड होना चाहिए ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का, जनरल या स्पेसिफिक जो भी हो। एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना चाहिए कि आप भाई अपना प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे मुमकिन होना चाहिए। तो ये सारी बातें वहां पे होना बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट अकाउंट, सेकंड लास्ट पॉइंट अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स की बात करते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी, जिस दिन से आप एसेट को खरीदते हो उस दिन से अकाउंटेबिलिटी शुरू होता है। और सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स की बात करते हैं तो बॉस हम लोग क्या कहते हैं कि रिकॉर्ड जो है ना उसका प्रॉपर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स में एसेट से रिलेटेड रिकॉर्ड और उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। उसका फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है क्या बोलते हैं उसको, एसेट के वैल्यू के हिसाब से, एसेट के साइज के हिसाब से, है ना, राइट। तो यहां से आगे बढ़ते हैं और लास्ट में इंडिपेंडेंट चेक्स की बात करते हैं। तो इट इज डन बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर और क्या बोलते हैं, एनी पर्सन हु इज नॉट कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट चेक्स कर सकते हैं। फिर इसी से आगे हम लोग बढ़े थे और चर्चा करी थी इंटरनल चेक के बारे में। तो आपको बचपन में पढ़ाया हुआ डेफिनेशन आपको याद कराया था, व्हाट इज इंटरनल चेक। तो इंटरनल चेक इज अ चेक ऑन द डे टू डे ट्रांजैक्शंस व्हिच ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली एज अ पार्ट ऑफ रूटीन सिस्टम whereby work of one person is proved independently or is complementary to the work of another person, objective being prevention or early detection of errors and frauds। तो ऐसा कुछ इसका हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा था। सो बॉस यहाँ पे चर्चा करते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सर हम लोग ये इंटरनल कंट्रोल्स क्यों लगाते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो सर इसका पीछे का रीजन एकदम 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 सिंपल है। वो क्या कहते हैं कि वी वांट टू हैव व्हाट द इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस। और इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस आपको बढ़ाने के लिए आपने क्या करना चाहिए, देयर शुड बी डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। सो डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स के साथ साथ देयर शुड बी प्रिवेंशन ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ कैश एंड falsification of what accounts।
तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए फ्रॉड जब डिटेक्ट होता है तो हम चाहते हैं कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया को भी लोकेट करें कि किसने गलती करी है और वो क्या गलती करी है। एंड सेकंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है अपना कि देयर शुड बी अवॉइडिंग कमीशन ऑफ एरर्स। इससे क्या हो जाएगा, दिस विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ। तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर आपको इंटीग्रिटी चाहिए तो एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करिए, प्लस कैश में जो मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है उसको भी पकड़ लीजिए। डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स हो रहा है तो जहां पे हो रहा है उसको लोकेट कर ले भाई, और प्रिवेंशन ऑफ एम्बेजलमेंट करना है तो कमीशन वगैरह, एरर्स ऑफ ओमिशन, किसी तरीके का कमीशन नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट में आप ऑब्जेक्टिव ये रखते हो कि बॉस स्टाफ की जो एफिशिएंसी है वो स्टाफ की एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, डेफिनेटली बढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं बॉस कि क्या कहते हैं अपन कि इंटरनल चेक अगर लगाना है तो सर कौन सी बातों को हमने कंसीडर करना चाहिए। तो वो लिस्ट आपको याद होगा कि कौन सी बातों को हम लोग कंसीडर करते हैं। सो वो बातें कौन सी थी कि नो सिंगल पर्सन कैन हैंडल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, रोटेशन ऑफ ड्यूटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू गो ऑन लीव एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, segregation of accounting and custodial functions, mechanical devices such as automatic cash register should be employed, budgetary control, stock taking, physical verification, distribution of financial and administrative powers judicially, and budgetary control। ऐसे कुछ पॉइंट्स अपन ने पढ़े थे जिसके एग्जांपल्स भी हम लोग ने क्लास में लिख लिए थे। राइट, एकदम सही है। फिर बात करते हैं अपन कि इंटरनल चेक को अगर इफेक्टिव एफिशिएंट बनाना है कि भाई मतलब जो आपका इंटरनल चेक है ना सर उसके अंदर एकदम गजब तरीके से काम करना चाहिए सर, वो इंटरनल चेक एकदम माहौल होना चाहिए सर, तो क्या क्या करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए। काम बांटने के बाद देयर शुड बी व्हाट, क्लैरिटी ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। और फिर वो समय समय पे आपने क्या करना चाहिए, उसको आपने क्या वो प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दो और समय समय पे आप उसे अप्रेज भी करो, मतलब आप उसे इवैल्यूएट भी करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर बात करते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सो द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर, क्या क्या कहेंगे अपन, तो 5 कंपोनेंट्स है पिरामिड के अंदर जो दिखता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कंट्रोल एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, एंड लास्ट में अपन बात करते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट की जब बात करते हैं तो सर कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट वो चीज है विच हैज द पावर टू एनहांस और मिटिगेट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। मतलब वो कंट्रोल्स के इफेक्टिवनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो एक तो कंट्रोल्स की क्षमता आपकी बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आपके कंट्रोल्स इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट पे निर्भर है तो सही बात है भाई अपन ने इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट को भी स्टडी करना चाहिए। और ऐसे नंबर 315 यही बोलता है कि देयर शुड बी आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग नॉट ओनली द कंट्रोल्स बट आल्सो द कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट को साहब अगर आपको समझना है तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है उसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। सो कौन से पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से चीजें कम्युनिकेट होती है और सिर्फ कम्युनिकेट नहीं, उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट भी किया जाता है उसकी बात करते हैं। लास्ट पॉइंट इसके अंदर कहता है कि किसको क्या ऑथोरिटी मिल रही है, कैसे किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, दैट इज पार्टिसिपेशन बाय दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जो ऊपर वाले जो टॉप लेवल के हैं एकदम, तो उनका कितना पार्टिसिपेशन है, वो मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है क्या नहीं है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, वो किस तरीके से एक्शंस लेते हैं, वो सारी बातें आपने देखनी है। फिर मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल की, मैनेजमेंट का काम करने का तरीका कैसा है, उनको रिस्क पे लेके उनका क्या एटीट्यूड है, ये सारी बातें आपको फोकस करनी है। लास्ट में पर्सनल मतलब जो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज है उसके बारे में जब बात करते हैं तो हम लोग को देखना है कि उनसे रिलेटेड क्या आपकी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस है, ये उन्हें ट्रेनिंग, कंपेंसेशन, अप्रेजल, ओरिएंटेशन, ये सब उनका हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो अच्छे हैं तो भैया वो अच्छे से काम करेंगे, कंट्रोल्स का पालन करेंगे, नहीं तो वो आपकी कंट्रोल्स की बैंड बजा देंगे, क्योंकि वो खुश नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में वो हमेशा जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे। लास्ट पॉइंट अपन बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों, तो दैट इज कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए आपने जिन लोगों को बुलाया है वो सुटेबल होने चाहिए उस काम के लिए, अदरवाइज वो ओवर या अंडर क्वालिफाइड है तो यह प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, सेकंड पॉइंट बात करते हैं एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इट इज नॉट द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट बट इट इज द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट। तो एंटिटी मतलब क्लाइंट मैनेजमेंट किस तरीके से रिस्क असेस करेगा, तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को, फिर देखेगा कि क्या वो रिस्क सिग्निफिकेंट है या नहीं है, फिर वो रिस्क कितनी बार आ सकती है, बार बार आ सकती है, ये वन टाइम अफेयर है, और फिर उससे रिलेटेड आपने क्या करना है, कुछ एक्शंस लेने हैं जिससे कि आप उस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो। खत्म हो गई बात। अब यहां पे चर्चा करते हैं सर जी कि जो रिस्क है तो सर उसके अंदर रिस्क में क्या क्या आता है।
सो उसके अंदर अपन बात करते हैं देयर आर सर्टेन एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स, बराबर, सम ट्रांजैक्शंस दैट मे अफेक्ट द एंटिटीज एबिलिटी टू इनिशिएट, दैट इज गोइंग कंसर्न की बात कर सकता है। तो आपने वही देखना है कि कभी कभी क्या हो सकता है, फाइनेंशियल डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट टू दी असर्शंस, ऐसा भी हो सकता है। सो ये अलग अलग टाइप के बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क आपको आ सकती है। तो कौन से वो सर इवेंट्स हो सकते हैं, कोई ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, एंड फाइनेंशियल डेटा जो आपको दिख रहा है इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद व्हाट द रिकॉर्ड्स, मतलब जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आपके जो रिकॉर्ड्स है सर वो मैच ही नहीं हो रहा, तो उसमें दिक्कत है। अब सवाल ये आता है कि सर कौन से ऐसे इवेंट्स है सर, ऐसे कौन से कंडीशन है जिसके वजह से रिस्क आ सकती है। तो बॉस वो है आपका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी नई, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स नए, आपके नए लोग, ये इसके वजह से आपके रिस्क आ सकती है। प्लस रैपिड ग्रोथ हो गया तो भी रिस्क है बॉस। फिर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, नए प्रोडक्ट्स आ गए, फॉरेन एक्सपांडेड ऑपरेशंस हो गए आपके, और नए अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स आ गए, तो भी आपकी नई नई रिस्क जनरेट हो सकती है। फिर बात करते हैं अबाउट व्हाट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसेस एंड डेटा सब मिला के बेटा क्या होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो ये आपको स्टडी करना है। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज में क्या कहते हैं, सो कंट्रोल एक्टिविटीज में अपन बात करते हैं परफॉर्मेंस रिव्यूज, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात करते हैं, फिजिकल कंट्रोल्स की बात करते हैं, एंड आखिरी में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए। फिर ये जो भी आपने किया इसके ऊपर मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए दोस्तों, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए, बराबर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। करेक्ट एकदम, यस सर। तो ये अपना यहाँ पे रिस्क असेसमेंट की जब बात करते हैं, क्या बोला अपन ने, ओके तो यस बॉस। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, ये चैप्टर अपना खत्म हो जाता है। उसके अंदर आपने बेसिक चीजें पढ़ी थी। वो बेसिक चीजें क्या थी बच्चों, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, और नरेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, ये सब बातें आपने पढ़ी थी, ये बातें आपको आती है। सही बात है, एकदम इजी लग रहा है आपको, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। आपको तो जरूरत नहीं है वैसे, बट मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। विल टेक अ 5-10 मिनट्स का ब्रेक। आफ्टर 5-10 मिनट्स का ब्रेक वी विल कम बैक, ज्वाइन इमीडिएटली, एंड वी विल डू व्हाट, वी विल स्टार्ट विद कंपनी ऑडिट, एंड देन automated environment and audit report, right? Okay, so we'll take a break of 5-10 minutes, है ना? See you soon after the break.
ओके गाइस, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के इस बार अब हम लोग जो बैलेंस चैप्टर्स है, इन बैलेंस चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो चैप्टर है इस मॉड्यूल का, इस मॉड्यूल के सबसे बड़े चैप्टर को, सबसे बड़े गुंडे को निपटाते हैं, जो है अपना कंपनी ऑडिट। तो फटाफट आ जाइए, चलिए बैक टू द रिवीजन। ओके, सो लेट्स रॉक गाइस। तो अब बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे कंपनी ऑडिट की। तो कंपनी ऑडिट आपका सबसे फेवरेट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, एकदम माहौल एकदम ही गजब, एकदम जोरदार टॉपिक है सर। लेट्स रॉक सर इन रिस्पेक्ट टू व्हाट कंपनी ऑडिट। तो सबसे पहले फटाफट अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 141 की। 141 में अपन चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट eligibility, qualification and disqualification. Sab, who is eligible to act as the auditor of the company? Chartered accountant. He should be practicing in India. And क्या कहते हैं, if it is a firm, majority of the partners should be chartered accountants and practicing in India. फिर उसके बाद 141 सबसेक्शन 3 में डिस्क्वालिफिकेशंस का लिस्ट स्टडी करते हैं। तो क्या क्या कहते हैं, अपन बात करते हैं बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी, और बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या कहते हैं, अ बॉडी कॉर्पोरेट इज डिस्क्वालिफाइड अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सेकंड अपन बात करते हैं ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अ पर्सन हु इज एलिजिबल और इज पार्टनर और इज रिलेटिव होल्डिंग एनी सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट इन द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। However, a relative may hold up to face value of rupees 1 lakh in the company. If the amount of 1 lakh rupees, if the amount exceeds the threshold limit, corrective action should be taken within how many days? Corrective action should be taken within 60 days. उसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट इंडेप्टनेस इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5 lakhs, इनडायरेक्ट इंडेप्टनेस इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 lakh। तो उस घड़ी उस समय ये क्या हो जाएगा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इफ वन पार्टनर ऑफ द फर्म इज डिस्क्वालीफाइड, दोस्तों द एंटायर फर्म इज व्हाट डिस्क्वालीफाइड। आगे बढ़ते हैं, हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी, क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं बिजनेस रिलेशनशिप मतलब क्या कहते हैं। बिजनेस रिलेशनशिप इज ट्रांजैक्शंस ऑफ कमर्शियल नेचर, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। वो एक्सेप्शंस कौन से हैं, द ट्रांजैक्शंस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट द आर्म्स लेंथ प्राइस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज अगर है तो इट इज व्हाट एक्सक्लूडेड। सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन बात करते हैं, अ पर्सन हु इज रिलेटिव, मतलब जो एलिजिबल व्यक्ति है उसका रिश्तेदार इज अ डायरेक्टर और इज एम्प्लॉयड एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन, सो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। सेवेंथ डिस्क्वालिफिकेशन में अपन चर्चा करते हैं कि यहाँ पे दो पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स कौन से है, क्या कहते हैं, अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, कहीं और वो फुल टाइम जॉब कर रहा है, फुल टाइम नौकरी कर रहा है, तो बॉस वो डिस्क्वालिफाइड है। सेकंड अपन बात करते हैं, इट इज टॉकिंग अबाउट सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट। तो सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट्स इज हाउ मच, इट इज 20। सो ये सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट्स ये पर पर्सन है, ये आपने देखना है एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इट डज नॉट बिलोंग टू एनी फाइनेंशियल ईयर बट इट डिपेंड्स अपॉन द एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, करेक्ट है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इस सीलिंग में कौन सी कंपनीज शामिल नहीं होती है। सो साहब इस कंपनी के अंदर, इस सीलिंग लिमिट के अंदर कंपनीज कौन सी शामिल नहीं है। सो सर वो है 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हुज पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 100 crores। बट इन कंपनीज को जो एग्जेम्पशन मिला है वो जो सीलिंग में काउंट नहीं होते हैं सर, उन्हें सीलिंग में फिर से गिना जाएगा अगर वो सेक्शन नंबर 137 एंड सेक्शन नंबर 92 अगर इसका कंप्लायंस नहीं करते हैं तो। सो सर सेक्शन नंबर 137 किसकी बात करते हैं, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड 92 टॉक्स अबाउट व्हाट इज द एनुअल रिटर्न। फिर एट्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट इज अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड पीरियड ऑफ 10 years has not elapsed from the date of such conviction। then last point अपन बात करते हैं, वो क्या कहता है, a person whose subsidiary or associate or any other form of entity is providing the services to whom the company, its holding company or subsidiary company as mentioned under section number 144, तो वो कंपनी, वो ऑडिट फर्म क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 144 के सर्विसेज कौन से है, तो इसका मेमोरी टेक्निक अपन ने दिया है, वो मेमोरी टेक्निक है बैड माफिया। सो व्हाट इज द मेमोरी टेक्निक, बैड माफिया। बी मतलब क्या कहेंगे अपन दोस्तों, सो बी मतलब अपन चर्चा करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। ए मतलब अपन चर्चा करते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। देखिए बैंकिंग सर्विसेज या एडवाइजरी सर्विसेज स्पेसिफिकली
किससे रिलेटेड है? बैंक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं डी, मतलब अपन क्या कहते हैं? डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। साहब अगर आप ही कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाने में आप अगर इन्वॉल्व हो तो ऐसा कैसा चलेगा? नहीं चलेगा। एम मतलब बात करते हैं मैनेजमेंट सर्विसेज की, जैसे कि स्टाफ को रिक्रूट करना है, उनके लिए एम्प्लॉइज हायर करके देना है, तो वो मैनेजमेंट के सर्विसेज वगैरह अपन कुछ कर रहे हैं तो वो चीजें नहीं चलेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। एफ मतलब अपन बात करते हैं आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब उनके फाइनेंशियल सर्विसेज है अकाउंटिंग वगैरह, या क्या बोलते हैं उसको, ये अपना सैलरीज वगैरह मेंटेन करना, उसको डिसबर्स करना, तो कोई भी फाइनेंशियल सर्विस आपने आउटसोर्स किया है वो। फिर उसके बाद एम ए एफ आई की बात करेंगे इंटरनल ऑडिट, एंड ए लास्ट में क्या बोलेंगे? एक्चुरियल सर्विसेज, एंड लास्ट में एनी अदर सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये जो सर्विसेज है बैड माफिया की अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो उस कंपनी को तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर उसके बाद आफ्टर, ये जो आपको डिस्क्वालिफिकेशंस देखने हैं एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट देखने हैं, बट आफ्टर अपॉइंटमेंट अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करता है तो उस व्यक्ति को क्या करना है? अपनी जगह छोड़ के जाना है। ही हैज टू वेकेट द ऑफिस, एंड सच अ वेकेशन इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? द कैजुअल वेकेंसी। अब चर्चा करते हैं दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की जब अपन चर्चा करते हैं तो बॉस यहां पे अपन ने बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही लाजवाब एकदम बेहतरीन चार्ट अपन ने बनाया हुआ है। तो वो क्या कहता है अपना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड? फटाफट स्क्रीन पे देख के ये चार सेक्शन सबसेक्शन निपटा लेते हैं। सो 139 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ, पहले तो फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर, तो 139 सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 5। तो सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सो द फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days from the date of incorporation. If the board fails, the power goes to the members. They will appoint within the 90 days. Then we talk about is the first auditor in case of government company appointed by Comptroller and Auditor General of India within 60 days from the date of incorporation. If they fail, power goes to the board of directors. They appoint within 30 days. If they fail, power goes to the members and they appoint within the next 60 days. करेक्ट है। इस ऑडिटर का टेन्योर जो है वो टेन्योर है टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करते हैं 139 सबसेक्शन 1 अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। इट इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। बराबर है कि नहीं? एंड इसका जो टेन्योर है साहब, इसका टेन्योर है टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग। यहाँ पे आपको जो एक बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि जिस मीटिंग में ऑडिटर पहली दफा अपॉइंट होता है उस मीटिंग को अपन कहते हैं एज द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। Subsequent auditor in case of क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, subsequent auditor in case of government company is appointed by comptroller and auditor general of India within 180 days from the commencement of the financial year। इसका जो टेन्योर है आपको खास ध्यान में रखना है, इसका टेन्योर जो है टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। करेक्ट है एकदम? यस सर। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8 व्हिच टॉक्स अबाउट फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। तो कैजुअल वैकेंसी जब बात करते हैं तो दो रीजंस की वजह से हो सकती है, एक है रेजिग्नेशन और दूसरा जो है वो है इधर डेथ, डिसोल्यूशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ फर्म। सो अगर ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और अगर उसके अंदर 3D के वजह से अगर आपका कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो चुका है, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल फिल द वैकेंसी विद इन 30 डेज। बट जब ये अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में रेजिग्नेशन के वजह से अगर ये कैजुअल वैकेंसी हुई है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नो डाउट विल डू द अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज, बट सच अपॉइंटमेंट विल बी, क्या कहेंगे उसको, सच अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग विद इन हाउ मेनी मंथ्स? विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन। सो ध्यान में रखना यहाँ पे वर्ड क्या है, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन। बट अगर ये बात करते हैं अगर गवर्नमेंट कंपनी है सर जी, सो गवर्नमेंट कंपनी है तो बी इट रेजिग्नेशन और बी इट डेथ, डिसोल्यूशन और डिस्क्वालिफिकेशन, साला कोई भी रीजन रहने दो, तो आप समझने की कोशिश करो फिल तो करेगा कौन बॉस? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 30 डेज। बट अगर ये फेल हो जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। आई बात समझ में? बिल्कुल। अब बात करते हैं यहां से आगे सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 2 जो बात करता है ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। अगर ऑडिटर साहब ने रेजिग्नेशन इस्तीफा दे दिया है तो 140 सबसेक्शन 2 के अंदर ऑडिटर साहब के ऊपर एक ड्यूटी, एक जिम्मेदारी लगाई जाती है, और वो क्या है?
सिंपल है, उसने एक स्टेटमेंट फाइल करना है इन फॉर्म नंबर एडीटी 3 विद इन 30 डेज स्टेटिंग द फैक्ट्स एंड रीजंस कॉजिंग रेजिग्नेशन। सर ये किसे किसे देना है अपन ने, तो अगर ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो आपने देना है उसको आरओसी और कंपनी को, बट अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो आपने उसको देना है आरओसी कंपनी के साथ साथ आपने उसे देना है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। सर अगर ये नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे बच्चा सेक्शन नंबर 140 सब सेक्शन 3 एक्टिवेट हो जाएगा, जो आपको जुर्माना लगाएगा, जिसमें वो कहता है मिनिमम आपको फाइन लगेगा नॉट लेस देन 50,000 और ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन विचएवर इज लोअर, कम से कम 50,000 या ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन विचएवर इज लोअर। बट उसके बाद मैक्सिमम कितना लगेगा आपको, मैक्सिमम आपको लगेगा 5 लाख तक का। बट वो कैसे जाएगा 5 लाख तक, 500 रुपए प्रतिदिन आफ्टर द फर्स्ट, मतलब 30th डे पे आपने नहीं भरा, 31st डे पे आपको जुर्माना लगेगा, 32nd डे पे एवरी डे 500 500 500 500 ऐड होते जाएगा। आई बात समझ में आपको, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ व्हाट रुपीस 5 lakhs। ये बात हो गई। फिर उसके बाद अपन चर्चा करते हैं सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 2, आप सबका फेवरेट, वो क्या कहता है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स को घुमाना। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स कि नो कंपनी जिसे भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, नो कंपनी टू whom this provision is applicable, no individual no company shall not appoint an individual auditor for more than one term of 5 consecutive years and an audit firm for 2 terms of 5 consecutive years। कूलिंग पीरियड अपन क्या कहते हैं बच्चा, उसका कूलिंग पीरियड जो है वो कूलिंग पीरियड इज ऑफ व्हाट 5 years। क्या कहते हैं सर, ये इंडिविजुअल हो या फर्म हो सबके लिए कूलिंग पीरियड सेम है, जी हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद अपन चर्चा करते हैं सर ये किसे किसे एप्लीकेबल है और किसे किसे एप्लीकेबल नहीं है। तो सर ये एप्लीकेबिलिटी की जब अपन चर्चा करते हैं तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि इट इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 crores, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 crores एंड कंपनीज अदर देन ए और बी। मतलब ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 10 crores, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 50 crores, बट उसके बोरोइंग्स जो है विच इंक्लूड्स व्हाट डिपॉजिट्स इज क्या कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 crores, but it is not applicable to small companies and one person company। सर ये once applicable always applicable है क्या, नहीं। it is to be seen as on the last date of the preceding financial year की करंट ईयर में ऑडिटर को क्या कहते हैं उसको रोटेशन कराना है या नहीं कराना है, सही बात है इसके अंदर, ओके। फिर अपन चर्चा करते हैं दोस्तों किसके बारे में बात करते हैं कि सर क्या बोलते हैं इसको, कॉमन पार्टनर चलेगा क्या, बोलो बच्चों कॉमन पार्टनर चलेगा क्या, नहीं चलेगा, कॉमन पार्टनर नहीं चलेगा, ब्रांड नेम नहीं चलेगा, ट्रेड नेम नहीं चलेगा, उसके बाद कोई एसोसिएशन किसी प्रकार का नहीं चलेगा, कुछ भी ऐसा कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हो तो वहां पे नहीं चलेगा। आई बात समझ में आपको, यस सर। चलो सो यहां से अब आगे बढ़ते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं, एक सेकेंड वेट करना, कैमरा हैंग हो गया अपना, वेट हो 1 second ना गाइस, ओफो। चलो तो आप 1 मिनट ये पढ़ लीजिए, आप 1 मिनट ये पढ़ लीजिए, ये इतना चार्ट आप गो थ्रू कर लीजिए। कैमरा हैंग हो गया है तो आई विल बी राइट बैक इन अ मिनट, ठीक है ना। वर्चुअल वालों कोई टेंशन नहीं है, सर इधर ही है, वो कैमरा फ्रीज हो गया है ना, आई विल बी बैक। चलो चलो हरी आप रीड रीड रीड, किसे किसे एप्लीकेबल है किसे किसे एप्लीकेबल नहीं है, मोमेंटम ब्रेक मत करो। सो इसमें क्या बोला था अपन ने, कॉमन पार्टनर, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, फर्म नेम, एसोसिएशन, कैसा भी कुछ भी हो तो साहब वो नहीं चलेगा, है ना, एकदम सिंपल सी बात है, वेरी गुड। चलो तो उसके बाद यहां से आगे बढ़ना है अपने को, 1 मिनट में वी विल कंटिन्यू। हम्म, यस बॉस आई एम बैक, है ना, ओके, नथिंग टू वरी। ओके सो ये हो गया अपना सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 2। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि बॉस ब्रेक इन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इयर्स
क्या कहते हैं हम लोग, अ ब्रेक इन टर्म ऑफ 5 consecutive years is considered as completion of what, the tenure. A break in term of 5 consecutive years is considered as what, completion of the provision. एकदम सही है। चलिए, तो ये आपकी क्वेरीज वगैरह डिस्कस कर रहे थे। अब चर्चा करते हैं अपन सेक्शन नंबर 177 की, जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी। तो क्या कहता है यहाँ पे सेक्शन नंबर 177 जो बात करता है अपन, वो किसके बारे में बात करता है? इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी कौन कौन बनाएगा? सो इट इज एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनीज ओनली। प्राइवेट कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं बनाएंगे वो, राइट। उसके बाद अपन बात करते हैं पब्लिक कंपनीज में दो टाइप की कंपनीज है, लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को कंपलसरी एप्लीकेबल, बट जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है उनके लिए क्या क्या कंडीशंस है? पीबीटी, पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 10 करोड़। बोरोइंग्स ग्रेटर देन, रिमेंबर बोरोइंग्स क्या कहेंगे, ग्रेटर देन 50 करोड़। और बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा? बोरोइंग्स में आएगा डिबेंचर्स एज वेल एज डिपॉजिट्स। 139 सबसेक्शन 2 में बोरोइंग्स में सिर्फ डिपॉजिट्स आता था, यहां पे डिबेंचर्स भी इंक्लूडेड है। और रिमेंबर इट इज ग्रेटर देन एंड नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड टर्नओवर शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 करोड़। सो 10, 50 एंड 100, टर्नओवर 100 करोड़। तो क्या कहते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 करोड़, बोरोइंग्स ग्रेटर देन 50 करोड़ एंड टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़। पीबीटी 10, 50, 100, कैसे याद करेंगे उसको? पीबीटी 10, 50, 100। इफ कोई भी एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको ऑडिट कमेटी बनाना अनिवार्य हो जाता है। बट ये किसे किसे एप्लीकेबल नहीं है बच्चों? तो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू जॉइंट वेंचर कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। इन्हें ये एप्लीकेबल नहीं है। किसे किसे एप्लीकेबल नहीं है? जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी एंड लास्ट में अपन बात करते हैं डोरमेंट कंपनी। तो इन्हें ऑडिट कमिटीज बनाने की जरूरत नहीं है। फिर चर्चा करते हैं व्हाट इज द मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। तो साहब एकदम सिंपल है, ऑडिट कमिटी विल गिव द रिकमेंडेशन ऑफ द नेम ऑफ द ऑडिटर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पसंद आएगा या तो नहीं आएगा, अगर आता है तो आगे भेजेंगे मेंबर्स के लिए और मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, अगर नहीं आता है तो वो ऑडिट कमेटी के पास भेजेंगे। अगर ऑडिट कमेटी सहमत है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रीजन दिया है, तो उस रीजन को वो रिकॉर्ड करके बोल देगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप आपका खुद रिकमेंडेशन दीजिए मेंबर्स को, और मेंबर्स क्या कर लेंगे? ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे। एकदम सिंपल सी बात है। अब चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट, अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय ऑडिट कमेटी। तो देखिए सेक्शन नंबर 188 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता है? अप्रूव करता है। बट यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस अदर देन ट्रांजैक्शंस एज मेंशन्ड इन द सेक्शन नंबर 188। तो इफ इट इज अप्रूव्ड एंड एंटर्ड, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर ये ट्रांजैक्शंस क्या कहते हैं, इट इज नॉट अप्रूव्ड, बराबर के नहीं, तो आपने क्या करना है? इट शुड बी रिकमेंडेड टू द बोर्ड। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर ये ट्रांजैक्शंस नॉट अप्रूव्ड है एंड स्टिल इट इज एंटर्ड, तो आपने क्या करना चाहिए? उस ट्रांजैक्शन को आपने सब्सिक्वेंटली रेटिफाई कर लेना चाहिए विद इन 3 मंथ्स, बराबर के नहीं, दैट इज सब्सिक्वेंटली अप्रूवल आपने करना चाहिए। और अगर आपने नहीं किया उसको सब्सिक्वेंटली रेटिफाई, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि इट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमिटी। बट और इससे अगर आपका कुछ नुकसान होता है, सो सच लॉस विल बी इंडेमनिफाइड बाय द कंसर्न डायरेक्टर। करेक्ट है, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन सेक्शन नंबर 142। सो रेम्यूनरेशन की जब बात करते हैं, सो द ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन शैल बी फिक्स्ड ईदर इन जनरल मीटिंग और इन सच अ मैनर एज मे बी डिटरमाइंड देयर इन। मतलब जनरल मीटिंग में दो बातें होना तय है, एक तो उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करो या किस तरीके से उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे उसके बारे में चर्चा आपने जनरल मीटिंग में तय करना जरूरी है। इन दोनों में से कुछ एक चीज कंपलसरी होना बहुत जरूरी है। साहब उसके रेम्यूनरेशन में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा? तो साहब उसकी फीस जो है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑडिटर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी इन कनेक्शन विद द ऑडिट, तो वो सारा उसके रेम्यूनरेशन में आएगा। बट फीस फॉर एनी अदर सर्विसेज पेड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन व्हाट द ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4। सो 140 सबसेक्शन 1 किसकी बात करता है दोस्तों? सो वी टॉक अबाउट इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। जो ये है सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 1। तो अगर ऑडिटर को उसके टर्म के पहले यदि अपने को उसको टाटा बाय बाय खत्म बोलना है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल पास अ व्हाट, रेजोल्यूशन। और ये रेजोल्यूशन पास करके वो इंटीमेट करेंगे किसको? केंद्रीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे, ऑब्वियसली विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। इन फॉर्म नंबर व्हाट, ADT2। तो बॉस ADT2 में वो उनको बता देंगे कि हमें दूसरा ऑडिटर चाहिए,
तो ये ऑडिटर नहीं चाहिए, इसको निकालना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टडी करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्टडी करने के बाद क्या हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रूवल दे देता है तो मेंबर्स को मिलना पड़ेगा, एंड मेंबर्स विल पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि ऑडिटर को निकालना इज नॉट अ स्मॉल सिंपल टास्क। सो अगर ऑडिटर को निकालना है, सो मेंबर्स विल पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, एंड देन द ऑडिटर स्टैंड्स टू बी व्हाट रिमूव्ड। ऑब्वियस सी बात है, ऑडिटर विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4। वो कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। तो एनुअल जनरल मीटिंग के पहले एक स्पेशल नोटिस दिया जाएगा टू द रिटायरिंग ऑडिटर स्टेटिंग दैट ही विल नॉट बी रीअपॉइंटेड। वो ऑडिटर विल मेक आउट द रिप्रेजेंटेशन एंड दैट रिप्रेजेंटेशन विल बी सर्कुलेटेड अलोंग विद द नोटिस टू एनुअल जनरल मीटिंग। बट अगर ये रिप्रेजेंटेशन किसी कारणवश सर्कुलेट नहीं किया गया, दैट इज बिकॉज इट वाज रिसीव्ड टू लेट और बिकॉज ऑफ द कंपनीज डिफॉल्ट, टेंशन नहीं है, आपने क्या करना चाहिए, आपने उसको क्या कर लेना चाहिए, इट शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एंड प्लस इट शुड बी रेड आउट इन द एनुअल जनरल मीटिंग। अगर कोई अग्रीड पर्सन को लगता है कि ऑडिटर इज सीकिंग व्हाट नीडलेस पब्लिसिटी, तो वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, एप्लीकेशन करेगा और ये रिप्रेजेंटेशन को स्टॉप कराया जा सकता है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द पावर्स एंड राइट्स ऑफ द ऑडिटर। बहुत ही सिंपल सी बात थी। सो पावर्स एंड राइट्स ऑफ द ऑडिटर की बात करते हैं तो ही हैज गॉट राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो कंपनी के एचओ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है, ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है, सर वो सब्सिडियरी और एसोसिएट के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है, सब्जेक्ट टू व्हाट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि इट इज इन रिलेशन टू व्हाट, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इज राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, सो हम लोग क्या कहते हैं राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन में कि इट इज द ऑडिटर्स राइट दैट ही कैन सीक व्हाटएवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, वो उसको ऑब्टेन कर सकता है। इट इज द ऑडिटर टू डिसाइड व्हाट इज सफिशिएंट एंड व्हाट इज नॉट सफिशिएंट। फिर उसके बाद ही सपोज टू कंडक्ट द ऑडिट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बराबर कि सॉरी ये ड्यूटी हो गया, अपन राइट्स की बात कर रहे हैं। ओके, सो राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। फिर बात करते हैं राइट टू अटेंड व्हाट, जनरल मीटिंग। सो ही कैन अटेंड एनी जनरल मीटिंग, चाहे वो एनुअल हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, बट वो बोर्ड मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता है, उसको नोटिस टू एनुअल जनरल मीटिंग भी मिलना चाहिए। वो किसी भी मैटर के ऊपर नहीं बोल सकता है अनलेस एंड अनटिल इट कंसर्न्स हिम एज ऑडिटर। फिर इज सपोज टू राइट टू रिपोर्ट व्हाट टू द मेंबर्स, मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेगा, फास्ट। सो ही विल रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स, स्टैंडर्ड्स एंड लास्ट में वेदर इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। फिर एक पॉइंट आता है राइट टू लीन। राइट टू लीन में क्या कहता है, अगर ऑडिटर ने काम परफॉर्म किया है और उसको पैसा नहीं मिला है, तो वो क्या कर सकता है, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने पोजीशन में रख सकता है। बट रीसेंट जजमेंट के अनुसार आईसीआई का क्या कहना है कि ये राइट टू लीन प्रैक्टिकली उसको एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं है, तो भाई इसको छोड़ दो, कोई कोई मतलब नहीं बनता है। फिर बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। तो पहला ड्यूटी अपन बात करते हैं टू इंक्वायर इनटू सर्टेन स्पेसिफिक मैटर्स, स्पेसिफिकली बोला है इन चीजों के ऊपर इंक्वायरी करने का। वो कौन सा है, A B C D E F. A for advances, loans and advances. B for book entries, transactions by mere book entries. C for company other than banking and investment company has sold their shares, investments or other securities below the price at which it was acquired. Field D for whether loans and advances shown as deposits, personal expenses charged in the books of accounts, and where shares have been issued for cash, whether cash has been actually received, and if not, what is the position in financial statements, वो आपको रिपोर्ट करना है। इसके अंदर खास बात एक ये है कि अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आपको कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर कोई नेगेटिव कमेंट मिलता है तो ही आपने उसको कमेंट करना है। देन अपन बात करते हैं कि उसको साइन करना है ऑडिट रिपोर्ट को, और साथ ही साथ उसने क्या करना है मेरे बच्चों कि उसने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कंप्लाई करना है। फिर एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी यहां पे अपने सामने आती है, वो क्या है बच्चों कि ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3, ड्यूटी टू व्हाट, ऑडिट रिपोर्ट। सो 143(3) में अपने को 10 पॉइंट कुछ लगभग अपने को रिपोर्ट करने हैं। वो कौन से है ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो पहला पॉइंट ये है कि क्या उसे इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट मिला है या नहीं मिला है, पॉइंट नंबर 1 उसको ये चेक करना है। सेकंड, फिर अपन क्या कहते हैं कि whether proper books of accounts as required by law has been maintained or not। और required by law मतलब आपको पता है कि अपना सेक्शन नंबर कौन सा है बच्चों, सेक्शन नंबर 128 which talks about maintenance of books of accounts। फिर थर्ड पॉइंट अपन क्या कहता है, रिपोर्ट ऑफ ब्रांचेस नॉट ऑडिटेड बाय हिम हैज बीन सेंट टू हिम, बराबर के नहीं। मतलब आप समझने की कोशिश करो, जो ब्रांच बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है ना, तो उस ब्रांच के रिपोर्ट्स इसको भेजे गए हैं क्या नहीं, क्योंकि ब्रांच को समराइज रिपोर्ट्स भेजने पड़ते हैं, करेक्ट है। फिर उसके साथ साथ अपन क्या कहते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि बैलेंस शीट और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, क्या वो अग्रीमेंट में है या नहीं, और क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ।
उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं कि जो ब्रांच ऑडिटर है उसने रिपोर्ट भेजा कि नहीं भेजा, इसको वो अपने को चेक करना पड़ेगा। तो ब्रांच ऑडिटर ने बॉस रिपोर्ट भेजा कि नहीं भेजा ये देखो, और उस रिपोर्ट को आपने किस तरीके से डील किया है उसके बारे में भी आपने चर्चा करना बहुत जरूरी है। सो ये हो गए अपने कौन से पॉइंट से 5 पॉइंट अपने हो गए। फिर उसके बाद अपन एफ बात करते हैं, वो क्या कहता है, एनी ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑन व्हाट any financial transaction or any matter which has what an adverse effect on the functioning of the company। so भाई गोइंग कंसर्न किसी चीज के वजह से अफेक्ट होता है क्या, तो वो चीज के ऊपर आपने आपके ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स आपको देने हैं। जी से बात करते हैं, डायरेक्टर जी के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्टर जी के बारे में जब चर्चा करते हैं तो उसके रिलेटेड क्या कहते हैं अपन पॉइंट, डायरेक्टर जी ने क्या करना है। तो whether directors are disqualified under section number 164 subsection 4, आपने देखना है कि क्या वो डायरेक्टर 164 subsection 2 क्या वो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है या नहीं है, आपने उसको देखना है। फिर बात करते हैं क्वालिफिकेशन, कोई भी आपके रिजर्वेशंस या कोई भी आपके रिमार्क्स इन रिस्पेक्ट टू व्हाट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने उसको बताना है। ऊपर के पॉइंट में हम लोग सिर्फ बताते हैं कि क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे गए हैं नहीं, बट उसके ऊपर अगर आपके कोई टिप्पणियां आपको करनी है तो आपने वो नीचे बताना है। फिर आई से बात करते हैं एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो ध्यान रहे हम लोग सिर्फ इंटरनल कंट्रोल्स की बात नहीं कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं अबाउट व्हाट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की जब चर्चा करते हैं तो कुछ प्राइवेट कंपनीज को यहां पे एग्जेम्पशन दिया गया है, वो कौन सी है, 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, और ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर इज लेस देन 25 करोड़ एंड बोरोइंग्स इज लेस देन 50 करोड़। मतलब टर्नओवर भी 25 करोड़ से कम होना चाहिए और बोरोइंग्स भी 50 करोड़ से कम होना चाहिए। कोई एक भी अगर एक्सीड कर जाता है तो आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर आपने रिपोर्ट करना है। आप समझिए ये एबीसी वाले तीनों कंडीशंस भी अगर फुलफिल होते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि इफ दे डू नॉट कंप्लाई विद सेक्शन नंबर 92 एंड 137, सिंपल सी बात है क्या करना है आपको, आपने इन बातों के ऊपर इसको रिपोर्ट करना अनिवार्य बन जाता है। और यहाँ पे जो ये लिमिट्स देखना है आपको 25 और 50 करोड़ का, इट शुड बी एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब आपको करंट ईयर का देखना है, प्रीवियस ईयर का नहीं, क्योंकि करंट पीरियड का ऑडिट ऑलरेडी हो चुका है। फिर उसके बाद सच अदर मैटर्स की बात करते हैं तो इंपैक्ट ऑन पेंडिंग लिटिगेशंस, मटेरियल फोरसीएबल लॉसेस एंड वेदर देयर इज एनी डिले इन ट्रांसफर इनटू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इसके ऊपर भी आपको रिपोर्टिंग करना है। फिर चर्चा करते हैं अपन किसके बारे में दोस्तों, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12, अगली ड्यूटी है ऑडिटर की, रेड विथ रूल नंबर 13, जो बात करता है ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स। सिंपल भाषा में अगर अपन इसको रिवाइज करते हुए समझे इसको तो क्या कहेंगे इसको, कि बॉस ऑडिटर की ड्यूटी है कि कोई भी फ्रॉड अगर होता है 1 करोड़ या 1 करोड़ के ऊपर का, तो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। सर उसने कौन से फ्रॉड को रिपोर्ट करना है, जो एक तो हो गए हैं या हो रहे हैं, होने वाले फ्रॉड्स को वो रिपोर्ट नहीं करेगा। सर ये इंडिविजुअली फ्रॉड्स को कंसीडर करना पड़ेगा, जी हाँ। तो ये कौन से ऑडिटर को करना है सर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। सही है एकदम, यस सर। सर कौन से फ्रॉड्स को रिपोर्ट करना है, द फ्रॉड्स अगेंस्ट द कंपनी बाय द ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। सर ये कौन से रूल के अंतर्गत रिपोर्ट करना है, सो रूल 13। तो इसको कैसे करना है सर अपन ने रिपोर्ट, तो इसका सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, इसको रिपोर्ट करने के लिए एकदम सिंपल रूल 13 अपन ने बनाया है यहाँ पे। वो क्या कहते हैं रूल 13, कि जैसे ही ऑडिटर को उस फ्रॉड के बारे में नॉलेज आया, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days ही सपोज टू इन्फॉर्म इट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी एज द केस में भी, और उनका रिप्लाई आना चाहिए। अब अगर आपका फ्रॉड 1 करोड़ के नीचे है तो भाई यहां तक आप काम करके खत्म कर लो, और आपने बस उन्हें इंटीमेट करना है पार्टी, अमाउंट और नेचर ऑफ द फ्रॉड। बट यहां पे अगर फ्रॉड आपका 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप उनका रिप्लाई एक्सपेक्ट कीजिए विद इन 45 डेज। दो बातें हो सकती है कि 45 डेज में उनका रिप्लाई आएगा या तो नहीं आएगा, वट एवर बी द केस। आपने क्या करना है फिर, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई रिसीव्ड और विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिप्लाई नॉट रिसीव्ड, दैट इज एक्सपायरी ऑफ 45 डेज, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करोगे मतलब आप किसको करोगे, सो आप इन्फॉर्म करोगे टू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बराबर के नहीं, इन फॉर्म नंबर एडीटी 4। तो ये आप उन तक कैसे पहुंचाओगे, बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, साथ ही साथ आप ईमेल भी करेंगे, ऑडिटर के लेटर हेड पे ये सब मामला लिखा जाएगा। और सर ये एडीटी 4 में जाएगा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये सब ऑडिटर साहब नहीं करते तो क्या हो जाएगा, तो सर उन्हें मिनिमम 1 लाख रुपए और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और ये जो प्रोविजन है ये मुटेटिस मुटेंडिस मतलब सिमिलर मैनर में एप्लीकेबल है टू द कॉस्ट ऑडिटर एंड सेक्रेटेरियल ऑडिटर, इन्हें भी ये प्रोविजंस लागू हो जाते हैं। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर किसके बारे में बच्चों, 143 सबसेक्शन 11, व्हिच टॉक्स अबाउट ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन द मैटर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक ऑर्डर दिया
दिया है उस ऑर्डर का नाम है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, कारो 2020 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो जब अपन बात करते हैं कारो की तो क्या कहेंगे, कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज एक्सेप्ट, क्या कहेंगे, वन पर्सन गॉट इज सैमसंग S8 इंश्योर्ड फ्रॉम अ प्राइवेट बैंक। सो यहाँ पे 1% मतलब 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी, इन कंपनीज को कारो एप्लीकेबल नहीं है। इनके अलावा बाकी जो भी कंपनीज आते हैं उन कंपनीज को कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। चर्चा करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की दोस्तों। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक बहुत ही खास बात अपने को जो देखनी है, समझनी है और पूरा उसका डिटेल में समझना है, वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जब बच्चा चर्चा करता है तो वो कैसे होनी चाहिए, इसका मास्टर कंडीशन पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, वो प्योर प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए कि उसके ऊपर ना नीचे कोई भी उसका होल्डिंग कंपनी नहीं होना चाहिए, मतलब उसका ना होल्डिंग ना उसकी सब्सिडरी पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, वो प्योर प्राइवेट कंपनी होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद अगर ये मास्टर कंडीशन पूरा होता है तो अपन क्या कहते हैं कि साहब उसका पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़। फिर उसके बाद बात करते हैं बोरोइंग शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़। तो जब ये बातें हो जाती है तो हम लोग कहेंगे कि साहब इसे कारो एप्लीकेबल नहीं है फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कोई एक भी कंडीशन ब्रीच हो जाती है तो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कारो एप्लीकेबल हो जाता है। अब बात करते हैं कि भाई लास्ट क्लॉज को छोड़ के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कारो एप्लीकेबल नहीं है। तो अब सर जी बात करेंगे सर क्लॉजेस में क्या क्या आता है इसके अंदर, सर क्या है यहाँ पे क्लॉजेस में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड रिलेवेंट इन डेज के लाइन में लेके आने के लिए यहाँ पे पहले हुआ करता था फिक्स्ड एसेट, बट अब बात करेंगे किसके बारे में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है कि बहुत समय समय पे आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया क्या नहीं किया, और क्या बोलते हैं अपने क्या बोलते हैं उसका उसका रिकॉर्ड्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपने बराबर से मेंटेन करे या नहीं करे, मैनेजमेंट ने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल्स पे करा या नहीं करा, इन सारी बातों को आपने फोकस करना है। सही बात है एकदम। फिर उसके टाइटल डीड्स आपने देखने हैं, उसका क्या बोलते हैं उसका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स आपने रिवैल्यूएशन अगर किया है तो उसको देखना है आपने। फिर क्या कहेंगे अपन कि टाइटल डीड्स उसके जो है जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है उसके टाइटल डीड्स आपने देखने हैं, एंड बेनामी अगर प्रॉपर्टीज है तो उसके ऊपर भी आपने रिपोर्टिंग करना है। फिर चर्चा करते हैं किसके बारे में दोस्तों, इन्वेंट्री के बारे में। सो इन्वेंट्री के बारे में भी यही बोलता है कि आपने फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने किया या नहीं किया, अगर डिस्क्रिपेंसी है तो हाउ इट हैज बीन डेल्ट विद। वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो अगर आपने कुछ लोन वोन लिया है तो वो आपने लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स ऑफ बैंक को भेजते हो तो उसके हिसाब से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अग्री करता है या नहीं करता है वो आपने देखना है। फिर अपन बात करते हैं लोन्स की। तो लोन्स अगर आपने क्या किए हैं, आपने अगर लोन्स क्या बोलते हैं उसको, अगर आपने लोन्स लिए हैं या अपने लोन दिए हैं, बराबर, अभी ये किसकी बात हो रही है, लोन्स दिए हैं, तो आपने उसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है आपने देखना है कि सब्सिडरीज है, जेवीज है, एसोसिएट्स है, उनको कितना दिया है, और अदर देन सब्सिडरीज एसोसिएट्स एंड जेवीज जो है उनको कितना दिया है। फिर उससे रिलेटेड टर्म्स आपने क्या लगाया है, वो टर्म्स इट शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, उसका रिपेमेंट समय समय पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, रेगुलर रिपेमेंट्स आ रहे कि नहीं आ रहे, और अगर नहीं आ रहे, ओवर ड्यू हो चुका है फॉर मोर देन 90 डेज, आपने क्या एक्शन लिया उसके रिकवरी के लिए। अगर आपने कोई भी लोन को रिन्यू या क्या बोलते हैं उसको एक्सटेंड या आपने फ्रेश लोन दिए है तो वो परसेंटेज कितना है उसके बारे में आपने बताना है, राइट। और अगर ऑन लोन डिमांड है तो उसका भी आपने परसेंटेज और उसके भी अमाउंट कितना है आपने वो बताना है। फिर यहाँ पे बात करते हैं लोन्स, गारंटीज, सिक्योरिटीज, एडवांसेस, सेक्शन नंबर 185 186 के प्रोविजंस को कंप्लाई करना है आपने। फिर उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट्स है तो आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कंपनीज एक्ट के सेक्शन 73 टू 76 को आपने कंप्लाई करना है। स्टैट्यूटरी ड्यूज अगर है तो दो टाइप के स्टैट्यूटरी ड्यूज होंगे, एक डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड। अगर अनडिस्प्यूटेड है तो वो रेगुलरली आप जमा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आउटस्टैंडिंग एज ऑन बैलेंस शीट डेट एंड ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स आपने उसको रिपोर्ट करना है। बट अगर डिस्प्यूटेड है तो अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट और कौन से फोरम पे वो डिस्प्यूट चालू है वो आपने बताना है। ध्यान रहे मियर रिप्रेजेंटेशन डज नॉट अमाउंट टू व्हाट डिस्प्यूट। सेक्शन 148 में जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने के लिए बोला है, क्या आपने वो कॉस्ट रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन करा है या नहीं करा है वो भी आपको देखना है। फिर चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। अगर आपने जैसे इनकम टैक्स में
कोई भी ट्रांजैक्शंस आपने डिस्क्लोज किया है और वो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं है, तो उस घड़ी उस समय आपने ऐसा वो डिस्क्लोजर करना है। फिर रिपेमेंट ऑफ लोन्स, जैसे आपने अगर कोई लोन लिया है तो और आपने उसका डिफॉल्ट किया है, तो आपने उसका अमाउंट, क्या आप जानबूझ के डिफॉल्ट किए हैं, बराबर के नहीं, क्या फिर वो शॉर्ट टर्म कौन सा है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, शॉर्ट टर्म का पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर लिया क्या आपने, आपने लोन लिया है जेवी के सब्सिडरीज के क्या बोलते हैं ऑब्लिगेशंस को रिपे करने के लिए। तो ऐसे पॉइंट्स आपने रिपेमेंट ऑफ लोन से रिलेटेड आपने क्या करना है, आपने रिपोर्ट करना है। फिर चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट आईपीओ, एफपीओ एंड डेट फाइनेंस, कि जिस पर्पस के लिए आपने पैसा लिया है उसी पर्पस के लिए आपने यूज करना है, और अगर डिफॉल्ट है तो वो डिफॉल्ट कितना है और कितना समय लगा उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपने वो बताना है। फिर बात करेंगे फ्रॉड, तो कोई भी फ्रॉड हो, चाहे वो कंपनी पे हो, कंपनी ने किया हो, ऑफिसर ने किया हो, ऑफिसर पे हुआ हो, इंटरनल पार्टीज ने किया हो, एक्सटर्नल पार्टी ने किया हो, फर्क नहीं पड़ता है, सारे फ्रॉड्स को रिपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे 143(12) के अंदर जो भी आप फ्रॉड्स रिपोर्ट करते हो उनके ऊपर भी यहाँ पे आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है, और कंपनी ने क्या विसल ब्लोअर मैकेनिज्म को कंप्लायंस किया या नहीं वो आपने देखना है। फिर चर्चा करते हैं यहाँ पे निधि कंपनीज के बारे में। निधि कंपनीज आप सबको पता है ऐसी कंपनीज होती है जो सेविंग्स की हैबिट क्या करती है, जनरेट करती है लोगों के अंदर। सो उन्होंने 1:20 का नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स का रेशियो मेंटेन किया या नहीं करा है, 10% ऑफ अनएनकम्बर्ड फ्री फ्रॉम एनी चार्ज वाले डिपॉजिट्स मेंटेन करे या नहीं करे, और अगर डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट्स है तो उसको भी आपने रिपोर्ट करना है। रिलेटेड पार्टीज एज पर सेक्शन 177 188 का आपने फॉलो किया कि नहीं किया। इंटरनल ऑडिटर आपके पास है क्या नहीं है, सफिशिएंट टू द क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट्स आपने मिली नहीं मिली उसके ऊपर भी आपने रिपोर्ट करना है। फिर एनबीएफसी की बात करते हैं तो एवरी एनबीएफसी जब वो बिजनेस शुरू करता है तो उसने सेक्शन नंबर 145 IA के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। सो वो एनबीएफसी ने रजिस्ट्रेशन किया या नहीं किया वो आपने देखना है। अगर वो विदाउट वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बिजनेस कर रहे हैं तो आपने रिपोर्ट करना है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है कुछ, उन्होंने अपने क्राइटेरियाज को फॉलो किया या नहीं किया, और उनके ग्रुप में कितने सीआईसीज है उसके बारे में भी आपको रिपोर्ट करना है। अगर आप कैश लॉसेस इनकर कर रहे हो तो उसके बारे में आप उन्हें बताइएगा। देन वी टॉक अबाउट इज द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर, तो वो इश्यूज कंसर्न्स क्या बोलते हैं उसके ऑब्जेक्शंस जो है ऑडिटर के वो उसने बताना है। एंड वेदर इट हैज बीन कंसीडर्ड बाय द आउटगोइंग, वेदर इट हैज बीन कंसीडर्ड बाय द इनकमिंग ऑडिटर, मतलब उसके ऑब्जर्वेशंस, उसके कमेंट्स, उसके जो कंसर्न्स, ऑब्जेक्शंस है, क्या वो इनकमिंग पार्टनर ने कंसीडर किए या नहीं करे हैं, बराबर। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं अबाउट रेशियोज, तो आपके पेमेंट्स, रियलाइजेशंस, वो आपने रेशियोज उसके देखने हैं। अनस्पेंट अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो आपने अनस्पेंट अमाउंट जो है सीएसआर का 6 मंथ्स के अंदर वो आपने यूटिलाइज कराया कि नहीं कराया उसके बारे में आपको रिपोर्टिंग करना है। क्वालिफाइड या एडवर्स रिमार्क, अगर किसी भी क्या कहते हैं सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी में कहीं पे भी कारों में कोई एडवर्स रिमार्क है तो सीएफएस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस पर्टिकुलर होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी का एडवर्स रिमार्क हम लोग क्या कर देंगे, उसको मेंशन कर देंगे। सो ये बात हुई अपनी कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर की। सही बात है एकदम, यस सर। अब बात करेंगे किसके बारे में, अपना सेक्शन नंबर 148 जो बात करता है अबाउट व्हाट कॉस्ट ऑडिट। चलिए फटाफट इसको भी निपटाते हैं। सो कॉस्ट ऑडिट की जब चर्चा करते हैं, कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं, तो दोस्तों कॉस्ट ऑडिट एकदम सिंपल सा टॉपिक है। क्या कहते हैं कि कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन नंबर 148, सरकार ने इसका भी ऑर्डर दिया है, वो है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। इसके अंदर दो बातें होती है, किसे एप्लीकेबल है और किसे एप्लीकेबल नहीं है, बट उसके पहले क्या एप्लीकेबल है क्या नहीं है शुरुआत से। तो सेक्शन नंबर 148 में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, तो किसे किसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा और किसे नहीं करना पड़ेगा। तो नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड स्मॉल एज पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। किसे किसे एप्लीकेबल है, टू कंपनीज एंगेज इन द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज बट हैविंग टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 35 करोड़। तो ये जो कौन से क्लास ऑफ कंपनीज है, दो टाइप के कंपनीज आते हैं, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड कंपनीज। रेगुलेटेड कंपनीज में आता है कौन सा, ड्रग्स, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, गैस, फार्मास्यूटिकल एंड शुगर। तो ये सारे कंपनीज इसके अंदर आ जाते हैं। और नॉन रेगुलेटेड में कौन से कंपनीज है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, टायर, ट्यूब्स, टर्बोजेट, सीमेंट, स्टील एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो इन कंपनीज को जब इनका रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड जब इनका टोटल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बट ये रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड का ऑडिट एप्लीकेबिलिटी का सिनारियो अलग अलग है, तो वो कौन से है,
अगर ये रेगुलेटेड कंपनी है तो अगर उसका टोटल टर्नओवर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़ एंड इंडिविजुअल टर्नओवर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 करोड़, बराबर के नहीं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए रेगुलेटेड सेक्टर के कंपनीज को ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। नॉन रेगुलेटेड कंपनीज के लिए कंडीशन क्या है कि अगर उनका टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़ है एंड इंडिविजुअल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़ है, तो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स को क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्जेम्पशन किसे किसे दिया है, तो एग्जेम्पशन दिया गया है ऐसी कंपनी जो लोकेटेड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, जिनका 75% ऑफ द रेवेन्यू इज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स and they are generating what, or the companies which are generating electricity for captive consumption for the through what captive generating plant. फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स विल बी डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द रेम्युनरेशन विल बी फिक्स्ड बाय द मेंबर्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है, आपने इंटीमेट करना है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट और 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। फिर जब ये ऑडिट हो जाएगा तो ऑडिटर क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट दे देगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बराबर, इन फॉर्म नंबर CRA 3, बराबर के नहीं। फिर ये CRA 3 में इंटीमेट करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटीमेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करेंगे इन फॉर्म नंबर CRA 4 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिपोर्ट। सो मेरा बच्चा यहां पे अपना ये बात खत्म हो जाता है इन रिस्पेक्ट टू व्हाट, कॉस्ट ऑडिट। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला मामला सिंपल है, ये CFS वगैरह आपको पता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। CFS किसे एप्लीकेबल नहीं है, तो ये आपको पता है एग्जेम्पशन की, अगर जो इंटरमीडिएट सब्सिडरी है वो एक तो होल्डिंग फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए या पार्शियली ओन्ड है। अगर पार्शियली ओन्ड है तो हम लोग क्या कहते हैं कि द माइनॉरिटी जो है उन्हें आपने इंटीमेट करना चाहिए कि दैट CFS विल नॉट बी फाइल्ड, बराबर के नहीं, and they do not object, we have a proof of delivery, and that company should not be listed nor in the process of listing। जो आपकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है उसने CFS ऑलरेडी फाइल कर देना चाहिए। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो इंटरमीडिएट सब्सिडरी कंपनी है उसको एग्जेम्पशन मिलेगा फ्रॉम फाइलिंग व्हाट, द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर चर्चा करते हैं सेक्शन नंबर किसकी, 130 की। वो किसके बारे में बात करता है, सेक्शन नंबर 130। सो इट टॉक्स अबाउट रीओपनिंग ऑफ व्हाट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसकी बात करता है ये, रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे कब खोल सकते हैं। सो आपने एप्लीकेशन करना है टू द कोर्ट। आपने एप्लीकेशन किसे करना है, आपने एप्लीकेशन करना है टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। सब्जेक्ट क्या होगा कि अकाउंट्स ऑफ प्रिपेयर्ड इन द फ्रॉडुलेंट मैनर और द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर कंडक्टेड इन सच अ मैनर दैट कास्ट अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसके वजह से अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप रिकास्ट कर सकते हो। कौन कौन ये एप्लीकेशन कर सकता है साहब, तो ये एप्लीकेशन किया जाएगा किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स, सेबी, एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी और बॉडी और एनी अदर पर्सन कंसर्न। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 131 की, जो चर्चा करता है अबाउट वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड्स रिपोर्ट। अगर कंपनी को लगता है कि उन्होंने सेक्शन नंबर 129 या सेक्शन नंबर 134 का पालन नहीं किया है, तो दे कैन मेक द एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल सीकिंग दैट दे नीड टू क्या बोलते हैं, रिवाइज द रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड्स रिपोर्ट्स, बराबर। बट ये कब होगा, ओनली फॉर द लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। परफेक्ट है एकदम, यस सा, खलास हो गया। यहां तक ये बातें क्लियर हो गई अपनी। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं, बेसिक चीज अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट द ऑडिट ऑफ LLP। LLP का ऑडिट सीखे थे, आपको याद होगा, बहुत ही सिंपल और मस्त ऑडिट है था LLP का। सो क्या कहते हैं ऑडिट के ऑफ LLP में, तो बॉस उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, दे शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए, ऑडिट कराना चाहिए। ऑडिट के फायदे क्या क्या होंगे, सो इट विल इंप्रूव मैनेजमेंट, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड रिजॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट्स, एंड लास्ट में कहता है इट विल आल्सो हेल्प इन बोरोइंग मनीज फ्रॉम बैंक्स। फिर उसके बाद बात करते हैं सर ये ऑडिट किसे किसे एप्लीकेबल है, तो सर जी LLP का ऑडिट हर LLP को एप्लीकेबल है, बट इसमें कुछ LLPs को एग्जेम्पशन दिया गया है। वो कौन
कौन से है? ऐसे एलएलपी जिसका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 lakhs और कैपिटल कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 lakhs, बराबर है कि नहीं? इफ ईदर वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ऑडिट विल नॉट बी एप्लीकेबल। फिर अगर ऑडिट आपको एप्लीकेबल हो जाता है तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा ऑडिटर्स का? सो अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कब होगा? एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंट होगा एटलीस्ट 30 days बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड कैजुअल वैकेंसी विल बी फिल्ड इन बाय whom? द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। इसमें ऑडिटर का साहब कुछ ड्यूटी है क्या? बिल्कुल है ना ड्यूटी। सो ही इज सपोज टू क्या कहना है आपने? ही इज सपोज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, मेंशन दैट वेदर रिकॉर्ड्स अपीयर टू बी करेक्ट। क्या मेंशन करना है उसको? रिकॉर्ड्स अपीयर टू बी करेक्ट, वेदर ही हैज रिसीव्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं अपन, क्या उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ लगाए गए थे या नहीं? ही इज सपोज टू रीड द एलएलपी अग्रीमेंट एंड मिनट्स इफ अवेलेबल, ये उसको रीड करना बहुत जरूरी है। फिर अब क्या होता है कि यहाँ पे जो एलएलपी है उसने क्या करना है? उसने सबमिशन करना है। दो सबमिशन उसको करने पड़ते हैं। एक जो है आपने कौन सा आपको मैंने समझाया था ना इसको टाइमलाइन पे, इसका टाइमलाइन बनाया था क्या? हाँ बिल्कुल बनाया था, एकदम बढ़िया। तो सबमिशन उसको क्या करना है? एक आपको एनुअल रिटर्न भरना है विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आपको सॉल्वेंसी स्टेटमेंट आपको देना है विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन आपको देना है 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द 6 months फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अगर आप नहीं दोगे बॉस, अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं फाइल करोगे तो अप टू 300 डेज का डिले अगर होता है तो आपको फाइन लगेगा, एडिशनल फीस लगेगी। नॉर्मल पेमेंट तो लगेगा बट आपके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। बट 300 दिन से ज्यादा अगर हो गया तो नॉर्मल फीस तो लेंगे, एडिशनल फीस भी लेंगे, प्लस आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन कानूनन कार्रवाई भी हो सकती है। और इसके पास जो पावर्स है वो सिविल कोर्ट के, कि वो किसको भी बुला सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह नेसेसरी जो चाहिए वो उससे ले सकता है। करेक्ट है एकदम, बिल्कुल सर। सो यहां से अपन बात करते हैं। अब जैसे देखो नफरा की बात करते हैं। सो साहब नफरा की जो बातचीत कर रहे हैं इसका लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो कोई टेंशन नहीं है। नफरा ऑलरेडी अपना यूट्यूब पे अवेलेबल है लेक्चर, यू कैन वॉच दैट लेक्चर, पूरा उसका डिस्कशन है, आपका सॉर्ट हो जाएगा। नफरा सिंस इट इज इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट, कोई कोई टेंशन नहीं है। फिर अपन बातचीत करते हैं यारो किसकी, भाई अपना लास्ट टॉपिक जो बचता है वो क्या है दोस्तों? डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड के बारे में फटाफट फटाफट चर्चा कर लेते हैं तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो बच्चा डिविडेंड के बारे में जब अपन चर्चा करते हैं तो क्या कहता है कि भैया कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी कंसर्न करता है और जो अपने जो मेंबर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को भी फोकस करता है। सो इसीलिए कंपनी क्या करती है? डिविडेंड पॉलिसी पे फोकस करती है। देखिए ऑडिटर को इसके ऊपर कंसर्न किया जाता है, कंसल्ट किया जाता है, पूछताछ करी जाती है, बट ऑडिटर का इसमें ऐसा कुछ खास रोल नहीं होता है। उसका सिर्फ एक ही काम है कि चेक करना है कि वो डिविडेंड लीगली दे रहे हैं और एक्चुअली दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई ये डिविडेंड पॉलिसी में सर कैसे बनाते हैं? डिविडेंड पॉलिसी में क्या क्या चीजें आएगी आपकी डिविडेंड पॉलिसी में? तो साहब डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है कि सबसे पहले आपको देखना है नेचर ऑफ अर्निंग्स क्या है। नेचर ऑफ अर्निंग्स के बाद री इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव है क्या, फिर आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है क्या, न्यू कैपिटल लगने वाला है क्या, आपको आपकी लिक्विडिटी कितनी है वो आपको देखना है, व्हाट इज द टैक्स ब्रैकेट ऑफ द शेयर होल्डर्स, एंड फिर आपका क्या बोलते हैं करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स क्या है उसको भी आपने देखना है। उन चीजों को ध्यान में रख के आप समझिए बात को, आप डिसाइड करते हो डिविडेंड देना या नहीं देना। सो डिविडेंड इज रेकमेंडेड बाय होम? तो डिविडेंड इज रेकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेयर्ड बाय होम? शेयर होल्डर्स। तो अगर आपको डिविडेंड देना है तो कहां से दोगे? करंट ईयर के प्रॉफिट से, पास्ट ईयर के प्रॉफिट से, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अगर ग्रांट्स दिए तो? करंट ईयर के प्रॉफिट से दे रहे हो आप तो आपको एक ऑप्शन है कि भाई वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व में आप पैसा डाल दो। अगर आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट से दे रहे हो तो उसको कंडीशन है कि एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 इयर्स से ज्यादा आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो। फिर उसके बाद अपन कहते हैं कि यू कैन नॉट विड्रॉ व्हाट मोर देन 1/10 of the paid up share capital in free reserves, and the balance should not fall below 15%. The balance should not fall below 15% of what? The balance should not fall below 15% of paid up share capital after withdrawal। ठीक है ना? तो ये ऐसे तीन कंडीशन है। सो आप कितना मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो? 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इन फ्री रिजर्व्स, एंड आफ्टर विड्रॉल द बैलेंस शुड नॉट फॉल बिलो 15% of the paid up share capital, and first it will be used to set off the losses and depreciation, and then the balance amount you give it as what? Dividend। फिर जब आप डिविडेंड एक बार आपने ठान लिया कि साहब डिविडेंड अपने को देने का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर जी, तो डिविडेंड देने के लिए फिर क्या करोगे आप? ये विद इन 5 days आप सेपरेट अकाउंट में पैसा डाल दोगे
कॉल्ड एज दी क्या बोलते हैं XYZ कंपनीज डिविडेंड अकाउंट में आपने सेपरेट अकाउंट मेंटेन विद द शेड्यूल्ड बैंक आपने रखना है, और ये डिविडेंड का पेमेंट आपने 30 दिन में करना है। 30 दिन में आप ये डिविडेंड का पेमेंट आप कर दोगे। 30 दिन में आपसे पेमेंट हो जाना चाहिए टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू हिज ऑर्डर और हिज बैंकर। अगर नहीं करोगे तो आपको कम से कम जेल कितनी होगी, आपको आपको जेल होगी कम से कम 2 साल की, 1000 रुपए पर डे का मिनिमम आपको जुर्माना लगेगा, प्लस सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम आपको लगेगा। 30 दिन में अगर वो पैसा किसी ने क्लेम नहीं किया है या ये अनपेड है, तो विद इन 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 days आपने वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट मेंटेन विद द शेड्यूल्ड बैंक आपने वो पैसा जमा कर देना है, और अगर नहीं करोगे तो इसके ऊपर 12% आपको इंटरेस्ट लगेगा। फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर ये पैसा 7 साल तक रहता है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। सिर्फ पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, तो यहाँ पे शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर ये फंड कौन बनाता है, तो साहब ये फंड बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। सर इसमें पैसा कहां कहां से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनीज और एनी अदर इंस्टीट्यूशन डोनेशन देता है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट से पैसा आता है, जनरल रेवेन्यू अकाउंट से पैसा आता है, पिछले साल का जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है वो आएगा, इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है जो इन्वेस्टमेंट्स करे वो पैसा आएगा। फिर उसके बाद जो डिस्गॉस्ड अमाउंट है वो पैसा आएगा, अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 4 का डिस्गॉस्ड अमाउंट का पैसा आएगा। फिर उसके बाद जो आपके मैच्योर डिपॉजिट्स है अदर देन बैंकिंग कंपनीज, जो मैच्योर डिबेंचर्स है, जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो भी आएंगे, उसके ऊपर का इंटरेस्ट है वो भी आएगा, बराबर के नहीं, एंड सच अदर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये सारा का सारा पैसा कहां आएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। और स्वाभाविक तौर पे ये कहां यूज करेंगे, टू दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फंड, जिसको रिफंड देना पैसा जिसका है वो पैसा उसके लिए। तो इन सारी चीजों के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये पैसा यूज हो जाएगा। फिर उसके बाद 125 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है साहब, तो ये इसके लिए यूज होगा। 4 में क्या बोलता है, 5 में जो अथॉरिटी बनेगी उसका आपने उसको आप एप्लीकेशन कर सकते हो 2 का पैसा आपको यूज करने के लिए। तो फिर अथॉरिटी कौन देगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, उनको टेबल कुर्सी वगैरह कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। फिर उसके बाद ये मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रूल्स वगैरह बनाएंगे, जिसका ऑडिट सीएनडीजी करेगा। तो ये बात हो गई थी अपनी सेक्शन नंबर 125 डिविडेंड से रिलेटेड। फिर अपन ने कारो पढ़ लिया, डिविडेंड हो गया, एलएलपी हो गया, सब कुछ अपना हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों अपना क्या फिनिश हो गया है दोस्तों, यहाँ पे अपना कंपनी ऑडिट भी फिनिश हो चुका है। एकदम सिंपल सी बात है, यस सर। फिर अभी लास्ट पार्ट अपना जो है चैप्टर नंबर 4, क्योंकि फिर ऑडिट रिपोर्ट जो है, ऑडिट रिपोर्ट भी अपना कहाँ है, स्टैंडर्ड्स का लेक्चर नंबर 10, उसमें आपका पूरा पूरा ऐसे का सीरीज है, तो वो भी आपका सेट है, कोई टेंशन नहीं है। फिर अभी बात करते हैं स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे सर जी, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है साहब, कि जो आपका पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी जो है डेटा है, तो वो जब आपका क्या करता है, आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ जब मिक्स हो जाता है ना, तो उसको अपन कहते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो उसके अंदर एक अलग अलग 3 तरीके के लेयर्स है। तो फर्स्ट लेयर अपन बात करते हैं, वो फर्स्ट लेयर में क्या आ जाता है बच्चों, एप्लीकेशंस आते हैं। सो व्हेन पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी इज कंबाइंड इनटू द बिजनेस प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। जब इस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को आप इसमें सबसे पहले फर्स्ट लेयर क्या होता है, एप्लीकेशन। 3 टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर, ये स्मॉल ईआरपीस एंड ईआरपीस। फिर बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, एंड थर्ड लेयर है फिजिकल एनवायरनमेंट की। सो ये सारा डायग्राम अपन ने देखा था कि फर्स्ट लेयर में आपको एप्लीकेशन पता है, सेकंड लेयर में जो अपना टेक्नोलॉजी है उसमें क्या क्या आता है, उसके अंदर आता है अपना डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क्स, ये आता है। फिजिकल एंड एनवायरमेंटल चीजों की जब बात करते हैं तो उसमें अपन क्या कहते हैं साहब, उसमें सीसीटीवी, टेम्परेचर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, फायर कंट्रोल, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। अब ये हो गया किसके बारे में, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब रियल टाइम एनवायरनमेंट की बात करते हैं। सो रियल टाइम एनवायरनमेंट की बात करें तो उसके अंदर क्या कहेंगे, रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर साहब, तो रियल टाइम एनवायरनमेंट में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों कि उसके एप्लीकेशन, हार्डवेयर, नेटवर्क, मिडलवेयर, ये सब क्रिटिकल कंपोनेंट्स, ये सब एक साथ चालू होना चाहिए। तो रियल टाइम में जैसा ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया, इनिशिएट किया, वो इमीडिएटली आप वो ट्रांजैक्शन एक्टिवेट हो जाता है, काम करता है विदाउट एनी डिले, ज्यो का त्यों, बराबर है कि नहीं। सो आप समझने की कोशिश करो, इसमें आईटी कंपोनेंट जो है ना वो सारे के सारे सही से चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भी अगर आईटी कंपोनेंट नहीं चलता है तो सब सब क्या हो जाएगा, रियल टाइम एनवायरनमेंट आपका पूरा अफेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपने वो जनरल इसके लिए
अब आपने क्या करना चाहिए, इसका पूरा पूरा अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए कंट्रोल्स का, रिस्क का, क्योंकि आप देखो टेक्नोलॉजी के वजह से नए नए रिस्क आते हैं, तो उन सबका अंडरस्टैंडिंग लेके इसके हिसाब से आपने काम करना बहुत जरूरी है। दो टाइप के कंट्रोल्स होते हैं यहाँ पे, एक जनरल कंट्रोल्स होते हैं, जो जनरल कंट्रोल्स क्या है, पूरे एंटिटी पे लगते हैं। अब उस पे अपन बात करते हैं एक एंटिटी लेवल कंट्रोल्स और प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स। एंटिटी लेवल कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स होते हैं साहब जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगता है, बट उसके भी दो बच्चे हैं, एक है डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स और एक है इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स। डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल जो मदद करता है आपको एरर्स एंड फ्रॉड्स को प्रिवेंट डिटेक्ट करने के लिए, बट इनडायरेक्ट जो एंटिटी लेवल कंट्रोल्स है वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, बट वो सिर्फ एक मॉरल चेक, कोड ऑफ कंडक्ट वैसे जो है उस टाइप के वो कंट्रोल्स है। प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स साहब वो स्पेसिफिकली एक प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है, तो उसको अपन कहते हैं प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स। ऐसे अगर कंट्रोल्स देखा जाए तो दो टाइप के कंट्रोल्स है, जनरल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स सपोर्ट मेनी एप्लीकेशंस, व्हेयरएज एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर एम्बेडेड इनटू द एप्लीकेशंस। सही है एकदम, बस खत्म, और कुछ भी तो नहीं है, खत्म हो गया। ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है चैप्टर में, राइट। सो माय लवली लवली स्टूडेंट्स, आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपने इस रिवीजन में अब जैसे ऑडिट रिपोर्ट वाला जो पार्ट है मैं आपको बता दूं फिर से। ऑडिट रिपोर्ट जो आपका जो पार्ट है, सो ऑडिट रिपोर्ट ये एसएस के जो लेक्चर है उसमें एसए लेक्चर नंबर 10 उसके अंदर मिलेगा आपको। आपको नफरा का जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 132, ये भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, मेरे चैनल पे, मेरे चैनल मतलब सीए हर्षद जाजू के चैनल पे। तो आपको ये ऑडिट रिपोर्ट और ये नफरा ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप कभी भी जब चाहिए आप इसका रिवीजन कर सकते हो। सो ये आज का कैप्सूल और प्लस ये लेक्चर्स डेफिनेटली आपका मॉड्यूल 1 रॉक हो जाएगा, है ना। सो कितना समय लगा अपने को दोस्तों, सो इट इज जस्ट लाइक वाओ सर 2 आवर्स, मैंने कहा था ना 2 घंटे लगेगा सर। अब जब चाहे आप 2 घंटे, नफरा का 1 घंटे का लेक्चर और ऑडिट रिपोर्ट का 2 घंटे का लेक्चर, ऐसे मतलब एक 5-6 घंटे भर में आप ये 6 चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा ये लेक्चर सुन के, कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करके मजा आया होगा, है ना। सो इफ यू हैव फाउंड दिस लेक्चर वेरी इंटरेस्टिंग, सो ऑब्वियसली आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, है ना। दिस लेक्चर इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, so share it with your friends if they want to revise in a quick go, have a basic understanding of the concepts, best है। आपको पसंद आया तो जरूर आप इसको लाइक करना, है ना। और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहना, सीए क्रैक करना है अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना, तो सारी मेहनत करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।